एक फीमेल जब अट्रैक्टिव होती है शी इज वेरी बबली, बट एक मेल ज्यादा अट्रैक्टिव तब लगता है व्हेन ही इज काम। अगर तुम अपनी डार्कनेस को बाहर निकालना चाहते हो, अगर तुम पावर को अपनी पूरी तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, नेवर फॉलो स्टूपिड रूल्स। बैंगलोर वाला सीन हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हर एक का कर्म जो है वो उसके हाथ में है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में फंसा हुआ हो। तो तुम अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट कर सकते हो कि मैं यहाँ जा रहा था, मेरे को दुनिया, मेरा कल्चर, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरा पति मेरे को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे थे, बट आई कैन जस्ट चूज। कोई अगर बोलता ना थप्पड़ मारने का मन करता है मेरे को उसके, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही प्यार करो। अरे तो कुछ भी नहीं है भाई, डोंट डू लव मैरिजेस, डू अरेंज मैरिजेस। अरेंज बाय होम, अरेंज। एक पॉइंट के बाद अगर तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अपनी जान लेनी है, दैट्स ऑन योर ओन। ये एपिसोड उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो इस पूरी डार्कनेस को समझना चाहते हैं, बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं। मेन जिस स्टेट के थ्रू जा रहे हैं, जिस तरह की सफरिंग हो रही है, जिस तरह की माइंडसेट है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। बहुत ज़्यादा सीरियस एपिसोड नहीं है, फ़न कॉन्वर्सेशंस भी हैं, पर उन फ़न कॉन्वर्सेशंस के बीच में बहुत सीरियस बातें हैं जो आपके काम आएंगी एज अ मैन ग्रोइंग अप। अगर आप एक लड़की हो जो उसको देख रहे हो, तो अपने बॉयफ्रेंड, अपने भाई, अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अगर आप एक लड़के हो तो इससे सीखो कि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हो, कैसे आप एक विक्टिम ना बन के एक चेंज मेकर बन सकते हो, एक वॉरियर बन सकते हो, बाय अंडरस्टैंडिंग योर बिहेवियर्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द डार्कनेस दैट विल मेक यू पावरफुल। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक सर। क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताइए। मैं आज आपको एक्सपोज करने वाला हूँ पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि देखो ऐसा है, जैसा ये इंसान दिखता है ना अपने वीडियो में, ऐसा सीरियस सीरियस ऐसा ये है नहीं। किस दिन अगर मैंने चैट पढ़ा दी ना किसी दिन मैंने अगर चैट पढ़ा दी दुनिया को कि क्या करता है यार, कैसी कैसी चीज़ें भेजता है। दोस्तों में सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, बट ऑफ कोर्स मतलब जो ये देख रहा होगा एपिसोड, उसने हमारा पहला एपिसोड देखा होगा, दूसरा देखा होगा, अब तीसरा देखेगा तो सोचेगा भाई ये क्या हो गया। तो मेल फ्रेंडशिप्स आर लाइक दिस। Yep. तो आज हम शुरू करते हैं मेल फ्रेंडशिप से। ये पॉडकास्ट बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है बाय द वे, हमने कोई पॉइंट लिखा नहीं है, कुछ डिस्कस किया नहीं है, बट मज़ा आएगा। चलो, मेल फ्रेंडशिप्स। मेल फ्रेंडशिप्स। मेरे हिसाब से मैंने जितना अपने फ्रेंडशिप में देखा है, देखो मेल और फीमेल की फ्रेंडशिप तो क्या ही होती है, उसमें हमें पता है कि कुछ ना कुछ इंटेंशन तुम्हारी है। एक कॉमेडियन है मैट राइफ करके एक है बाहर का बंदा, उसने काफ़ी सही चीज़ बोली कि अगर एक लड़का तुम्हें अपना फ्रेंड एक्चुअल में बना रहा है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर बना रहा है दैट मीन्स यू आर अगली। इट इज़ ऑफेंसिव बट दैट मीन्स यू आर अगली। क्योंकि अगर तुम सुंदर हो एज अ फीमेल तो वो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ इंटेंशन है, बट व्हेन इट कम्स टू मेल फ्रेंडशिप्स देयर इज नो इंटेंशन। मतलब मैं कुछ लेना नहीं चाहता तुमसे, तुम बस मेरे साथ खड़े हो एंड दैट्स इनफ। मतलब अगर मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में खुशी है, कुछ भी हो, तुम बस साथ खड़े हो। हमारी बात होने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बोर भी नहीं होंगे, हम ठीक हैं, बस प्रेजेंस है भाई तेरी। वो अकेलापन जो नहीं होता ना, कि मेरा एक है बंदा जिसको मैं कुछ बता सकता हूँ या फिर जिसके साथ मैं हैंग आउट कर सकता हूँ, घर में मेरे जो भी चल रहा है इट डजेंट मैटर, जब मैं इसके साथ हूँ ये बोलेगा कि सब बढ़िया कर देते हैं। मेरे हिसाब से दैट्स व्हाट अ मेल फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट, कि तुम कुछ चाहते नहीं हो, मैं तेरे से कुछ लेना नहीं चाहता, मैं बस हूँ तेरा दोस्त, और हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और एक चीज़ होती है कि जैसे जब आप स्टार्टिंग में, जैसे हम भी स्टार्टिंग बात करते थे तो ऐसी बात होती नहीं थी खास, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो एक तो होता है वो रिस्पेक्ट वाली बात कि चलो ठीक है, एक डेकोरम और एक रिस्पेक्ट तो होती है, और वो ज़रूरी भी है बिना उसके, क्योंकि आप फिर सामने वाले को ऐसा नहीं कि दोस्त बन गया तो ग्रांटेड ले लेते हो। आई थिंक ये बहुत गलती करते हैं लोग, लड़के स्पेशली गलती करते हैं कि अगर कोई दोस्त बन जाता है तो उसको फिर ग्रांटेड ही ले लेते हैं कि चलो ये तो, जबकि वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो कॉन्वर्सेशंस में चेंज आता है, जैसे किस टाइप का चेंज? जैसा बताना जरा हमारे ट्रांजिशन के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप ठीक है, आप बातें करते हो कि वेरी रिस्पेक्टफुल, नहीं, पहले आप ये बोलते हो कि अच्छा आपके पास टाइम है क्या बात करने का, हाँ, और लेट्स मीट और ये वो और फिर ये आप, तो मैं अभी भी करता हूँ। वो एक अलग वो है, वही रिस्पेक्ट तो मेंटेन रहती ही है, बट आप एक दूसरे को गे मीम्स भेजने लग जाते हो और ये एंड दैट्स अ साइन कि तुम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। हाँ, आई थिंक ये मैंने हर उसमें देखा है
कि जब भी आपकी एज अ मेल फ्रेंडशिप वो होती है तो पता नहीं क्यों वो आ जाता है और हर एक लड़के की गर्लफ्रेंड को एक ये डाउट ज़रूर होता है कि भाई ये अपने फ्रेंड के साथ आई एम नॉट ये श्योर, इससे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ वेट फॉर इट। तो ये एक ट्रांजिशन मैंने देखा है, ठीक है। तो बट बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंसान जो है ये तो हंसता नहीं है ऐसे वीडियो में अपनी और ऐसे स्टेयर हम करके आपस में देखता है। गेम मीम्स भेजते हैं। हाँ, और जब ये बकचोदी करता है तो ये ऐसी बकचोदी करता है कि मैं भी थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि भाई ठीक है टू ऑफेंसिव। हाँ, ऑफेंसिव तो नहीं बट हाँ मतलब फॉर द वर्ड इट माइट गेट ऑफेंसिव, बट डार्क जोक्स हो गए या ऐसे जोक्स जो जनरली आप नहीं। और वो नेसेसिटी भी होती है यार, डेफिनेटली। दुनिया में जब इतनी डार्कनेस है किसी ना किसी वे में तो आप फेस करोगे ना, तो हंसी मजाक में आप कर लेते हो। राइट, ओके। तो डार्कनेस की हम बात करते हैं। जैसे कि आजकल हम आसपास देख पा रहे हैं कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा है और वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। Yep. मतलब जिस भी टाइप की डार्कनेस की बात कर लो आप। हम्म, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब हम डार्कनेस की बात करते हैं ना, लोग हमेशा सोचते हैं कि कुछ गलत ही है या कुछ नेगेटिव ही है या कुछ ऐसा है जो इसने कभी बताया ना हो दुनिया को, कुछ ऐसा जो कि बचपन में साथ कुछ गलत हो गया हो, वही डार्कनेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डार्कनेस सिर्फ वो जगह है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी है। अब वो ये भी हो सकता है कि कोई इंसान बस प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत कूल और बहुत सीरियस है, बट एक्चुअली में वो अंदर से बहुत कंपैशनेट है, बहुत लविंग है। वो डार्कनेस है हुई उसकी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता उसके पीयर्स ये मानते हैं कि है। हाँ। कूल इसी चीज को माना जाता है कि तुम बाहर से एकदम स्ट्रांग दिख रहे हो, तो उसने वो वाला मास्क पहन लिया बट अंदर से वो काफी सॉफ्ट है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डार्कनेस वो है जहाँ लाइट नहीं पड़ी। हाँ ट्रू। और मैक्सिमम लोग डार्कनेस सिर्फ एक ही तरफ से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डार्क जोक्स जो बहुत फेमस हैं आजकल, कि किसी ने किसी नॉर्मल जैसे किसी की डेथ का मजाक उड़ा दिया या हाँ। किसी की डिप्रेशन का मजाक उड़ा दिया, तो वो डार्कनेस हो गई कि चलो इसका मजाक उड़ाते वो डार्क हो गया। बट मेरे ओपिनियन में वो लाइट वाली चीज़ जो है कि ठीक है इस पे लाइट डालेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ छुपाया है और मैं वो दिखा नहीं रहा इतने टाइम से कि नहीं मैं सॉफ्ट हूँ पर मैं दिखा नहीं रहा, तो वहाँ लाइट मारूंगा तो आई थिंक वो पार्ट बाहर आएगा। बट हम उससे डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वाई डू यू थिंक कि जो लड़के हैं हमारी एज के, हमसे छोटे, वो क्यों ये मास्क पहन रहे हैं? देखो यार, सबसे पहले तो यही हो रहा है, जब एक बच्चा है, बच्चा एक बॉल ऑफ एनर्जी की तरह है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है फॉर लाइफ। एक बच्चा जब भी पैदा होता है यार, इस चीज़ के बारे में सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसका जो सोल है, पता नहीं यूनिवर्स के किस कोने से वो वहाँ पे आ रहा है, वो अपने साथ उस हंगर को ला रहा है जो सेम हंगर हमारे एंसेस्टर्स को जिंदा रखती थी। तो ये गिफ्ट वो अपने पेरेंट्स को देता है कि दिस इज़ हु आई एम। वो क्यूरियोसिटी दिखाता है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें भरी हुई होती है। और जब वो ये गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देता है, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि नो 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 नो, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय। और धीरे धीरे करके वो इस बॉल ऑफ एनर्जी में से पीसेस निकालने लग जाता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता, बहुत ज़्यादा लाउड होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग रहा होता है, वो अच्छा नहीं होता। और जस्ट बिकॉज बच्चे को मोरालिटी नहीं पता, उसको नहीं पता कि सही और गलत क्या है, उसके दिमाग में बस ये होता है कि अगर मैंने ये वाली चीज़ की, अगर मैंने बोला तो मम्मी या पापा का प्यार नहीं मिलेगा। तो ये जो डर होता है उसके अंदर कि मेरा जो केयर गिवर है वो मेरे से दूर हो जाएगा, वो उस पार्ट को साइड रख देता है। वो समझ लो उसके पास एक बैग है, बैग ऑफ सप्रेशन। और जो भी इसमें से, इस बॉल ऑफ एनर्जी में से, उसको ऐसी चीज़ लगती है कि यार ये वाली चीज़ ना मेरे को प्यार नहीं दिला रही है। अगर मैं बोलता हूँ, अपना ओपिनियन रखता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, व्हाटएवर, वो उस पीस को निकालता है और वो उस बैग में रख देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पीस बाय पीस बॉल में से एनर्जी और बॉल में से उसकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स निकलते जा रहे हैं। और सोचो बड़े होके क्या होता है, जब भी वो एक रिलेशनशिप में आता है, यूजुअली हमारे साथ ये होता है कि वी आर डाउन टू आवर लास्ट पीस। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं होता ऑफर करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज हिडन। हम फेक हो जाते हैं, हम शो ऑफ करते हैं कि मैं कुछ और हूं ताकि तू इम्प्रेस हो जाए। बट दो ऐसे लोग जो साथ में मिलते हैं, जो बस एक पीस को लेके आ रहे होते हैं, वो साथ मिलके भी एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सोचो अगर आपने एक केक ऑर्डर किया जिसके 8 पीस थे, घर आया, आपने उसको डब्बे को खोल के देखा, वहां पे बस 2 पीस हैं। आप उसको एंजॉय कर सकते हो, बट यू विल बी वेरी एंग्री कि यार मैंने 8 पीस किए थे ऑर्डर, मैंने ज़्यादा चीज़ के लिए पे किया है, मैं ज़्यादा चीज़ डिजर्व करता हूँ, तो मेरे को होल चीज़ क्यों नहीं मिली? सही बात। तो जो भी आजकल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, वो इनकम्प्लीट लोगों के बीच में हो रहे हैं।
यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि मैं सप्रेस करता जा रहा हूँ और एंड में मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, और पर्सनैलिटी के पार्ट सप्रेस हो रहे हैं और लोगों की एनर्जी भी सप्रेस हो रही है। तभी अगर आप रिलेशनशिप में देखो, फीमेल्स और मेल्स डिफरेंट वे में एक्ट करते हैं जब उनके पास ये वाला ट्रॉमा होता है, सप्रेशन वाला। अगर एक फीमेल, सोचो उसको ट्रॉमा नहीं मिला, उसको ज़्यादा चीज़ें रिप्रेस करने के लिए नहीं बोला, होता क्या है, वो बहुत बबली होती है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ वेरी एंथुसियास्टिक, और आपको पता चल रहा होता है कि शी इज़ इनोसेंट। वो चीज़ अट्रैक्टिव होती है कि शी इज़ नॉट टेंटेड इन अ वे, मतलब दुनिया ने इसके ऊपर जो भी डाला, शी इज स्टिल प्योर। राइट, ये चीज़ मतलब ऑफेंड भी करेगी लोगों को, बट ये चीज़ नहीं, ये होती होता है। है नेचुरल इंस्टिंक्ट में, ये एक अट्रैक्टिवनेस है फॉर अ मेल। हाँ, है ना? अक्रॉस या कल्चर्स ये चीज़ देखी गई है कि जितना ज़्यादा एक फीमेल कम एक्सपीरियंस्ड होती है, हम ये भी बोल सकते हैं, डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होती है कि लड़का बोलता है कि आई विल बिकम द पोर्टल ऑफ हर टू दिस वर्ल्ड, मैं इसको दिखाता हूँ कि दुनिया क्या होती है। ऐसा फीलिंग के साथ नहीं कि मैं इससे बहुत सुपीरियर हूँ, हाँ, बट इन अ वेरी प्रोटेक्टिव वे। जैसे आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को दिखाते हो कि ऐसे साइकिल चलाते हैं, या ऐसे दूसरों से दूर रहते हैं, वैसे एक मेल चाहता है कि मैं इसको बताऊं कि ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इन लोगों से दूर रहना है। दैट्स द मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट। बट अगर सेम चीज़ लड़के के साथ होती है और वो ट्रॉमा झेलता है, अगर उसने ट्रॉमा झेलते हुए भी चीज़ों को सप्रेस नहीं किया होता, बट उसको समझ आ गया होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ, मैं बोल कह रहा हूँ, अगर एक बच्चा है मेल और उसने कुछ भी गंदा एक्सपीरियंस किया, उसने पूरी लाइफ गंदा एक्सपीरियंस किया, बट अगर उसमें ज़रा सी भी अवेयरनेस थी, तो वो पकड़ लेगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी डार्कनेस हैं, बट स्टिल उसके पास वो आर्सनल होगा कि मैं कभी भी निकाल के इसको सामने रख सकता हूँ। तो एक फीमेल जब अट्रैक्टिव होती है, शी इज़ वेरी बबली, बट एक मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव तब लगता है व्हेन ही इज काम। ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब काम अंडर प्रेशर, एग्जैक्टली नॉट द फेक कामनेस दैट एग्जैक्टली। तो एक मेल जब भी टेंस सिचुएशंस में शांत होता है, सबसे पूरी टेबल पे जो शांत मेल बैठा होता है, यू जस्ट नो कि इससे बच के रहना है मेरे को, बिकॉज वो ये सिग्नल कर रहा होता है कि आई हैव बिन थ्रू अ लॉट, आई हैव सीन अ लॉट। तो अगर तुम मेरे को बिट्रे करने की कोशिश करोगे, आई हैव दिस डार्कनेस जिसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेल्स को ये सजेस्ट भी किया जाता है कि गो थ्रू ट्रॉमा बट कॉन्शियसली, और फीमेल्स को ये बोला जाता है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रिजर्व योर सेल्फ। तुम्हें इतना ज़्यादा पेन झेलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वहाँ पर वैल्यू जा सकती है तुम्हारी। तुम अपनी चीज़ों को जब रख दोगी साइड में, तो देयर वोंट बी मच लेफ्ट ऑफ यू, तुम्हारी उतनी पर्सनैलिटी बचेगी ही नहीं। तो तुम ऑफर क्या कर रहे हो फिर दुनिया को? राइट। तो दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं कि सप्रेशन किस तरीके से काम करता है। डार्कनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली सप्रेशन, कि जो भी चीज़ मैंने डाल दी अपने बैग ऑफ सप्रेशन में, दैट्स योर डार्कनेस। और अगर आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, यू शुड बी लाइक, आप केपेबल नहीं हो फिर कुछ भी करने के। मतलब अगर कोई भी इंसान मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, बट मेरी डार्कनेस को मेरी मैनिपुलेशन की काबिलियत को मैंने छुपा रखा है, ओके, मैं नहीं समझ सकता भाई तेरी डार्कनेस। तू कुछ भी मैनिपुलेट करके मेरे को उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, मैं बोल दूंगा हाँ मैं मिला दूंगा, और मैं बोलूँगा कि ठीक है। ओके। अगर एक लड़का है, वो किसी पार्टी में जाता है और पार्टी में उसको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वहाँ पर वो हंस रहा है, बट घर आके वो ऐसा हो जाता है कि यार मैंने ये बोलना था, मैंने वो बोलना था, नहाते हुए शावर करते हुए रिग्रेट कर रहा होता है। क्यों होता है? हमारे साथ भी हुआ है, हर एक के साथ कभी किसी न किसी पॉइंट पर होता है कि यार वो बोल देना चाहिए था, क्योंकि उसकी डार्कनेस को वहां पर वो सामने पुट नहीं कर पाया कि मेरे भी टीथ हैं, मैं भी बाइट कर सकता हूँ। तो ये एक साइन होता है कि तुमने बहुत सारी चीजें अपनी सप्रेस करके अंदर रखी हुई हैं, और तभी तुम इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी हो। तभी एक मेल जो हंस रहा होता है और इतना ज्यादा बबली होता है इन एवरी सिचुएशन, वो अट्रैक्टिव नहीं होता। राइट। इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। तभी जो ये नाइस गाइज होते हैं, इट्स क्लियर कि ये कुछ छुपा रहा है, तभी तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी जो एक अंधा होता है एक फीमेल की लाइफ में, तुम्हें पता होता है कि ये हर लड़की के साथ घुल मिल के क्यों बैठ गया है, कुछ ना कुछ इसका मोटिव है, इसके अंदर डार्कनेस है, ये कुछ छुपा रहा है। बट फिर जैसे हमने बोला कि मेरे पास वो डार्कनेस का आर्सेनल है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही थर्ड पर्सपेक्टिव से सोच के अभी बता सकता हूँ कि जब ये कोई सुनेगा, एक अनअवेयर इंसान जब ये सुनेगा, तो उसको बहुत प्राउड फील होगा कि अरे मेरे साथ तो डार्कनेस, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, अब तो देखो मेरे पास ये, वो एक बना लेते हैं ना, एक ईगो बना लेते हैं कि मेरे पास ये आर्सेनल है।
और फिर मैं इसको दुनिया पे यूज़ करूँगा का मतलब ये हो गया कि अगर मुझसे किसी ने कुछ बोल दिया या मुझसे किसी ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो मैं वो एक शट आउट कर लूँगा अपने आप को वर्ड से, कि गर्लफ्रेंड ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, किसी और रिलेशन ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, तो मैं इसको आगे लगा दूंगा और मैं शट आउट हो जाऊँगा। जिस पर जनरली लोग ब्लेम और उसमें डाल देते हैं कि ठीक है मेरे पास ये है तो मेरे से तो मतलब मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं तो डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी वाली बात। बट फिर देन हाउ डू यू पुट इट आउट टू द वर्ल्ड कि ठीक है हाउ डू आई यूज़ माई डार्कनेस विदाउट, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं उसमें लाइट नहीं डालूं जो मेरे साथ हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ हुआ है मान लो पास्ट में, और मैंने उसको, मेरे को पता है मेरे साथ हुआ है बट मैंने उसको सिर्फ आर्सेनल में अपने डाल दिया है, रख दिया है विदाउट पुटिंग एनी लाइट ऑन इट, तो मुझे पता ही नहीं है वो डार्कनेस क्या है या क्या बन गई है, तो देन हाउ विल आई यूज इट? You will use it exactly the way we are doing this. ओके। Just by speaking and letting things move inside you. तो अगर मेरे अंदर कोई भी चीज़ आ रही है, मेरे को कुछ बोलना है, मैं उसको बोल दूँ। अगर मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है मैं उसको कर दूँ। अब यहाँ पर भी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि यार मेरे अंदर तो मर्डरस इंस्टिंक्ट है, क्या सौरभ मैं कर दूँ किसी का? ना ना ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मर्डरस इंस्टिंक्ट तब आई जब आपने 20 साल से 10 साल से कोई चीज़ दबा के रखी हुई थी। बट अगर आपने उस चीज़ पर तभी एक्ट कर दिया होता तो ये चीज़ इतना ज़्यादा डेंस नहीं बनी होती। ये जो डार्कनेस है आपकी इतनी ज़्यादा डेंस तब बन रही है और आपके ऊपर एक कंट्रोल तभी हासिल कर रही है, आपको गंदी हैबिट्स में तभी पुश कर रही है जस्ट बिकॉज आप बहुत लंबे समय से इस डार्कनेस को कैरी कर रहे हो। सोचो आपने अपने रूम में से चीज़ें साफ करना शुरू करी, गंदगी निकली इधर से उधर से, और आपने उस गंदगी को रूम के घर के बाहर ले जाने के बजाय आपने उसको बस साइड करके रख दिया। अब 1 साल बाद आप आओगे वो और गंदा हो जाएगा, 2 साल बाद और ज़्यादा वो स्मेल करेगा। तो ऐसे ही हमारी डार्कनेस होती है, जितना ज़्यादा हम टाइम लेते हैं। जो बंदा 20 साल बाद अपने सप्रेशन के बैग को खोलेगा वो स्टिंग करेगा, 30 साल बाद जो खोलेगा वो और ज़्यादा स्टिंग करेगा, चीज़ें और वर्स हो गई होती है बिकॉज आप उतना ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गए होते हो। आपने और ज़्यादा अनकॉन्शियस होके बिना अपनी डार्कनेस को यूज़ करे चीज़ों को ख़राब कर लिया होता है। ओके। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो भी आपके अंदर है यू पुट इट आउट उसी समय इन अ वे जिससे आप दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हो, और वो करो जिस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब हम इसको आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं, सात्विक, रजस और तामसिक। सात्विक हो गया कि आई हैव अ चॉइस, कि मैं चूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ बोलना तो मैं बोल दूंगा, अगर मेरे को कुछ नहीं बोलना तो मैं नहीं बोलूंगा। आई हैव दिस चॉइस, फ्री विल। राजसिक इज मैं कंपल्सिवली एक्ट कर रहा हूँ, कंपल्सिवली बोलता जा रहा हूँ। तामसिक इज कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ओके। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे से तामसिक से उठ के सात्विक की तरफ आना है बाई डूइंग वॉट इज नीडेड। लोग ये समझते हैं कि जो भी मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। नो, सात्विक नहीं है वो बेस्ट कॉन्शियस क्वालिटी नहीं है। राइट, यू आर स्टिल इन द मिडल। आप और बेटर बन सकते हो बाय नॉट एक्टिंग कंपल्सिवली एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज नीडेड इन द मोमेंट। नीड जो होती है वो हमारे पास्ट से और जो हमारी कंडीशनिंग होती है उससे हमें दूर कर देती है। राइट। नीड का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करने की जरूरत है, और अगर मैं वही कर दूं, कहाँ है पास्ट, कहाँ है पास्ट, सही बात, कंडीशनिंग कहाँ है। जो ज़रूरत थी, अगर कोई सामने किसी को चोट लग गई है मैं उसकी मदद कर दूंगा, इट इज़ नीडेड। अगर कोई मेरे को बहुत दूर दिख रहा है कि मेरा कोई पड़ोसी है और उसकी छत पर किसी को चोट लग गई लेकिन सब आसपास आ गए हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड, मैं वो करूँगा। राइट। अगर आप नीड पर फोकस कर रहे हो, आपकी कंडीशनिंग वहाँ पर बीच में नहीं आएगी, और जो आपने अपने पेरेंट्स से सुना कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, वो चीज़ साइड हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ आजकल के लोगों को ऑब्जर्व करके बोलूं तो मैक्सिमम लोग दुखी हैं। जैसे अभी मैं दुबई में था, ठीक है, 8-10 दिन में वहीं था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो ठीक है सामने बिल्डिंग्स हैं, सामने चकाचौंध है, सामने लग्जरी है, बट सब दुखी हैं। मतलब दुबई मॉल या कोई भी लग्जूरियस प्लेस अगर मैं जाता हूँ, दुबई मॉल तो वैसे लग्जूरियस नहीं, मतलब लग्जूरियस ब्रांड्स हैं वहाँ पे, बट अगर आप वहाँ जाते भी हो तो आप देखोगे कि जो भी वहाँ है वो ये सोच के है कि यार ये मैं कब ले पाऊँगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, ले रहे हैं, बट अगर आप मैक्सिमम प्रोपोर्शन देखोगे, मेट्रो में जाओगे, और स्पेसिफिकली जैसे इंडिया में अगर आप मेट्रो में जाते हो ना, तो यू विल स्टिल सी पीपल हु आर टॉकिंग, हैविंग फन, बिकॉज उनके लिए वो है कि हाँ ठीक है घर जा रहे हैं हम तो अपना, मतलब हमारे लिए नॉर्मल है, चिल है। बट दुबई में क्या है, यही लोग अब वहाँ हैं जो यहाँ पे भी बहुत दुखी हैं, और वहाँ क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है दुबई में, और करने की वो बहुत ज़्यादा है,
और प्लस कलेक्टिव जो माइंडसेट लोगों का है वो वैसा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मैं कितना भी कर लूँ वो कम ही पड़ रहा है। तो सुबह सुबह मैं सुबह 5, 5:30 या 6 बजे की मेट्रो में था और मैंने देखा कि इतने दुखी लोग, मतलब दुखी प्लस लॉस्ट, एकदम आंखें एकदम गई हुई, एकदम ऐसे सोच में पड़े हुए, हर एक बंदा सोच में पड़ा हुआ है। तो मेरे को बहुत ही वियर्ड सा फील हुआ। मैंने बोला, और मेरे को मतलब जबकि यू नो दैट आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप हैप्पी, मतलब चीज़ें होती हैं, उनको इग्नोर नहीं करता, उनको फेस करके भी मैं खुश हो जाता हिमांशु हूँ। इज लाइक क्या ही नेगेटिव होता है नहीं सौरभ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बोलने वाली बात है। बट नेगेटिविटी होती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर हाँ, मैं पॉजिटिविटी मांग रहा हूँ लाइफ में तो नेगेटिविटी उसके साथ आएगी। ट्रू। बट जब मैं ओवरऑल देखता हूँ दुनिया को, तो मैं देखता हूँ कि यार दुखी बहुत लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और हम मतलब वी डोंट वांट टू मेक फन आउट ऑफ एनीवन्स ग्रीव सिचुएशन, बट ऐसा हो रहा है। और मेरे को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जब वो पहले बोला जाता था कलयुग अब आएगा, कलयुग आ गया है, तो आई थिंक यही है कि हम अंदर से ही बहुत दुखी हैं, है ना। बट व्हाट डू यू थिंक कि इंसान की नेचुरल स्टेट क्या है? जबकि जब हम ये बोलते हैं कि इंसान और इंसान की सोल और इंसान का कॉन्शियसनेस, तो हम बात करते हैं भगवान की, शिवा की बात करते हैं, या फिर है ना विष्णु की बात करते हैं, और हम बोलते हैं कि हम उसी का तो पार्ट है। तो जब हम उसी का पार्ट है तो हमारी नेचुरल स्टेट ये कैसे हो सकती है कि हम इतने दुखी हैं? मेरे हिसाब से जो ये वाली चीज़ भी है, इट इज़ सप्रेशन ऑफ गॉड इंस्टिंक्ट। मतलब गॉड मोड। गॉड मोड, गॉड मोड में नहीं आ रहे लोग। गॉड हाँ मोड तो चलो फिर नार्सिसिज्म टाइप्स चीज़ हो हाँ जाएगी। हाँ हाँ। बट व्हेन यू आर डाइवोर्स्ड फ्रॉम गॉड, आप अपने ट्रेडिशंस को काट के खुद को ये सोच रहे हो कि अगर मैंने जड़ों से खुद को काट दिया फिर भी मैं ग्रो कर सकता हूँ। बट नहीं, धीरे धीरे आप डिवॉल्व होना शुरू हो जाओगे। अगर एक प्लांट को हम बाहर निकाल दें, अप्रूट कर दें उसको और उसकी जड़ें काट दें, क्या बचा उसमें? अभी वो सुंदर लग रहा है बट कितने टाइम तक वो सुंदर लगेगा? तो दुबई वाली जो ये चीज़ है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये चीज़ होती है, मॉडर्न जो एक जगह हो गई है, जो लोग मॉडर्न हो गए, फैमिलीज मॉडर्न हो गई है, धीरे धीरे करके उनके पास कुछ होगा ही नहीं खुद को नरिश करने के लिए। उनका सोल एम्प्टी है बिकॉज वो सुन नहीं पा रहे एक्चुअल में उस चीज़ की जो उनको ड्राइव देती है और उनको बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहाँ पर तुम्हें क्या काम करना चाहिए। हाँ। वो चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीयर प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर। कल्चर अगर ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तुम्हारा घर इतना बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए, इतना ज़्यादा वैनिटी होना चाहिए उसमें, तुम लग्जूरियस जगह जाओ, तुम ये वाला कपड़ा पहनो, तो ऑफकोर्स तुम जो अंदर है उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हो, तुम लोगों की आवाज़ सुन रहे हो। और लोग अगर अनकॉन्शियस है, वो खुद की डार्कनेस से डील नहीं कर पा रहे, तो तुम अपनी डार्कनेस से डील करने के साथ साथ उनकी डार्कनेस का बैग अपने ऊपर ले रहे हो। Fuck. तुम एक बैग कैरी नहीं कर रहे हो, तुम अब दूसरा भी उठा के बोल रहे हो कि हाँ अब मैं ये करूंगा। यू आर नॉट स्मार्ट, तुम बेवकूफ़ हो। फिर ये लोगों की गलती है। तुम अपने अंदर झांक के ये नहीं देख रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, क्या चीज़ मुझे खुश करेगी। अगर मैं एक गांव में रहूंगा, मैं पहाड़ों में हूँ, नेचर के पास हूँ, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, बहुत लोग वहीं पर खुश होंगे। हाँ, होते हैं। अगर आप मतलब जब हम ट्रिप्स पे मैं जाते इन्हीं की हैं। बात कर रहा हूँ जो हाँ हाँ मॉडर्न सिटीज में होता है। हाँ इनको नहीं पता कि ये हाँ। वहां पे ज्यादा खुश होंगे, हम्म बिकॉज ये पूछ नहीं रहे ना कि इनको चाहिए क्या। हम्म और जब भी हम खुद को वो नहीं देते जो हमें चाहिए, जो हम वो नहीं बोलते जो हमें बोलना है, जो हम वो नहीं करते जो हम ड्रीम करते हैं, देर इज नथिंग लेफ्ट टू अस। बिकॉज हम उस पार्ट को हटा देते हैं अपनी पर्सनैलिटी में से और हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्या चीज़ मेरे से गुम हो गई है, कुछ गुम हो गया, कुछ ना कुछ एम्प्टी लग रहा है। अरे जो चीज़ एम्प्टी लग रही है वो तेरी जेब में पड़ी है, उसको निकाल बाहर। दैट्स द थिंग। या हाँ, बिकॉज मतलब मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ऑल्दो ये चीज़ भी बहुत लोगों के साथ नहीं होती है कि आप किसी नई जगह चले जाओ तो आप खुश हो जाओगे। बिकॉज वही वही है ना कि भाग किससे रहा है? जिससे भाग रहा है वो तो अंदर है, वो तो साथ में भाग रहा है। तू भाग रहा है तो वो भी तेरे साथ भाग रहा है है ना। तो वो तो है ही। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, लोग यहाँ पे भी दुखी हैं, यहाँ पे भी दुखी हैं, यहाँ पे भी दुखी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल स्टेट जो इंसान की होती है, या फिर नेचुरल स्टेट जो इस कॉन्शियसनेस की है, वो ये तो नहीं है कि यार ये इतनी दुखी कैसे हो सकती है। मतलब एक बॉल ऑफ एनर्जी को अगर आप देखते हो, अगर आप एक लाइट को देखते हो ग्लोइंग, तो आपको दुखी नहीं फील होगा। ना, मतलब आप सूरज को देख के दुखी वो नहीं हो सकते। आप आप क्यूरियस हो जाओगे कि हाँ, क्या मतलब है इसका। आप सूरज की गर्मी से दुखी हो सकते हो, बट आप सूरज को देख के दुखी नहीं होगे कि यार क्या है ये? मतलब आप ऐसे हो सकते हो कि हाँ यार बहुत गर्मी हो रही है, बट एक बॉल ऑफ लाइट को देख के मेरे को कभी नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा कि कितनी खराब है लाइफ। सूरज ना हो तो जरूर ऐसा ख्याल आता है, अंधेरे में बाहर जाओगे तो डिप्रेशन हो लगता जाता है। है एक पॉइंट के बाद। मून इज ब्यूटीफुल बट इवन हाँ व्हेन देयर इज नो मून, जब कुछ है ही नहीं हाँ देखने के लिए, व्हेन हाँ देयर इज प्योर डार्कनेस, व्हेन हाँ देयर इज प्योर
कुछ है ही नहीं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप गुम हो, फिर आप लॉस्ट हो। वही है ना, मून मतलब जैसे मून भी है, मून सुंदर लगता है दिखने में, बट वो वाली फील नहीं आता तो सन में आती है, क्योंकि उसका ग्लो मांगा हुआ है। हाँ। उसकी जो लाइट है वो भी बोरोड है फ्रॉम द सन। मतलब ये बहुत इसका एसोटेरिक मीनिंग बहुत डीप है, बट हाँ वो आपको जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि फिर ये जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि एक तो हो गया कि भाई मैंने दुख को दबा के हंस रहा हूँ मैं, जैसे मैं बहुत हमेशा ऐसा रहता हूँ ना, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि तू ऐसा हंसता क्यों रहता है पूरे टाइम, कुछ ना कुछ छुपा रहा है तू। हाँ वो तो होता ही है, वो तो एक इंस्टिंक्ट तो ये होती है कि आप छुपाते हो, हंसते हो। बट जैसे पर्सनली इन माय केस आई नो कि मैं मतलब ये एक ब्लेसिंग ही होगी एक तरीके से कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, मतलब जो अच्छा हो रहा है वो भी वही है, जो बुरा हो रहा है वो भी वही है, सेम ही है। क्योंकि अगर क्या ही सौरभ बुरा होता नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है जनरली, मतलब लाइफ के साथ, जो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं अगर लाइफ को ऐसे बोलूँ कि यार मेरे साथ ना सब बढ़िया हो जाए, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को बढ़िया चाहिए, तो मेरे को वो भी तो मिलेगा जो नहीं है बढ़िया, और तभी उसका तो मुझे मतलब पता ये है कि चलेगा। मैं एक गंदी स्टेट में हूँ, तभी मैं मांग रहा हूँ कि अच्छा हो जाए कुछ। हाँ मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी जो जगह है जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं है नहीं वो है, चीज़ जो मेरे को चाहिए। हाँ तो वो एडमिट कर रहे हो तुम कि मैं तो बहुत सफ़र कर रहा हूँ। तभी तो मैं अच्छा मांग रहा हूँ। और अच्छा मैं कब बोल पाऊंगा, जब मेरे को वो भी मिलेगा जो अच्छा नहीं है, हाँ। तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा है। तो जब दोनों ही चीजें आ रही हैं तो फिर बराबर ही हुआ ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुमने मांगा अरे भगवान मुझे सारे सुख दे दो और सुख आ गए एक बार में, ऐसा तो नहीं हो सकता, दुख भी तो आएगा। अब उसको मैं गले नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सुख को गले लगा रहा हूँ कि अरे हाँ चलो अच्छी चीज है। अब जब बुरा आया तो मैं अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, मैं तो सारी ब्लेमिंग उस पर डाल दी, खत्म हो गया। तो मुझे वो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि वो जो है अपना नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जैसे मेरे साथ आज भी हुआ था कि आज मैं बीच में थोड़ी देर दुखी हो गया था, फिर मेरे को एकदम से वो रियलाइजेशन आ गया कि अच्छा भी तो था ना, अभी 5-6 दिन में बहुत खुश था, एक दिन थोड़ा दुखी हो गया तो क्या हो गया, और फिर वो इमोशन अपने आप गायब हो गया। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ तो ठीक है भाई, मतलब ये क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि असलियत में कुछ हुआ नहीं था, वो बस ऐसा था कि हाँ चलो 3-4 चीज़ें अगर बिल्डअप हो जाए एक साथ, तो इन दी एंड आप हो तो इंसान ही। तो मेरे को ये समझना है कि वो जो ब्लिस वाली स्टेट है, हैप्पी स्टेट है, उस पर कैसे टैप, वो जो गॉड मोड आता है वो टैप कैसे करता है इंसान। मेरे हिसाब से जिस चीज़ को आप ब्लिस बोल रहे हो, इट इज़ बेसिकली एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं आपको उनको रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे सी योर सेल्फ एज अ फादर एंड योर इमोशंस एज योर चिल्ड्रन। तो क्या आप अपने किसी भी चाइल्ड को बोलोगे कि नहीं मैं तेरे को प्यार नहीं करता हूँ, तू मेरे से दूर जा? अगर आप ये एंगर को बोल रहे हो, सैडनेस को बोल रहे हो, ग्रीफ को बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप उनको अबैंडन कर रहे हो, आप उनको अनाथ बना रहे हो, जो भी आपका इमोशन है। एंड इन अ वे आप खुद को भी इनकम्प्लीट बना रहे हो, बिकॉज जो आपके अंदर से चीज़ निकल के आगे कंटिन्यू हो सकती थी, आपने उस पॉसिबिलिटी को भी मार दिया है। जैसे कि अगर मेरे अंदर सोचो मैं नेगेटिव इमोशन को गुस्सा, नेगेटिव इमोशन हो गया गुस्सा को मैं नेगेटिव लेबल कर रहा हूँ, अगर मैं उसको सप्रेस कर देता हूँ और मैं ये अपने बॉडी को अपने माइंड को सिग्नल कर रहा हूँ कि दिस इज़ माई चाइल्ड और मेरे को ये चाहिए नहीं, बट वो गुस्सा जो था वो तब आ रहा था जब मेरी बहन को किसी ने तंग किया और मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता था, बट मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि गुस्सा करना तो गलत बात होती है। तो मैं अपने ही बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और डायरेक्ट किसी का आपके साथ रिलेशन भी हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। मतलब बहुत सारी केसेस में जब भी हम सप्रेस करते हैं हम एक पॉसिबिलिटी को काटते हैं अपने आगे बढ़ने की, अपनी कुछ ना कुछ सीखने की पॉसिबिलिटी को। उस सिचुएशन में जहां पर मैंने स्टैंड नहीं लिया अपने किसी भी लव्ड वन के लिए, वहां पर मैं पॉसिबिलिटी को काट रहा हूं जो मेरे को सिखा सकती है कि किस तरीके से स्टैंड लिया जाता है अपनों के लिए। और अगर मैं स्टैंड लेता हूं तो कोई बात नहीं, बुरी चीज़ नहीं होगी, जो भी चीज़ होगी वो बेस्ट होगी उस सिचुएशन के लिए। एंड ये अगेन वही बात हो गई, डूइंग व्हाट इज़ नीडेड। तो अगर मैं जो भी मेरे अंदर इमोशन उठ रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग व्हाट इज़ नीडेड। अगर मैं सैड हूँ कोई बात नहीं, अगर मैं हैप्पी हूँ, गुस्सा हूँ, अगर मेरे को जेलसी हो रही है, आई कैन जस्ट सिट विद इट। मेरे को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ आई एम रिजेक्टिंग अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, जो भी मेरे अंदर उठ रहा है
मैं अपने आप को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डाइसेक्ट करके बोल रहा हूँ कि हाफ हटा दो इसमें से। तो मेरे अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं होगी, मैं उतना स्मार्ट नहीं हो सकता, मेरे अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, मेरी पर्सनैलिटी सप्रेस होगी। बिकॉज अगर मैं अपने एक पार्ट को कभी एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैंने बुरा बोल के हटा दिया है, मैं उस वे में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर हमेशा एक सबकॉन्शियस ब्लॉक होगा कि उस वे में एक्ट नहीं करना जो चीज़ दबी हुई है। राइट। अगर मम्मी पापा ने बोला था कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना, तो वो चीज़ दबी हुई है और मैं हमेशा रेजिस्टेंस फील करूंगा बोलने के लिए, और मेरी आधी एनर्जी उस रेजिस्टेंस को फेस करने में और हैंडल करने में वेस्ट हो रही होगी। बैठे बैठे मैं ज़्यादा टायर्ड फील करूंगा, बिकॉज आई एम सप्रेस्ड, आई एम नॉट होल, आई एम नॉट टोटल। तो सोचो एक गाड़ी है जिसकी हैंड ब्रेक लगी है और वो तेज़ चलने की कोशिश कर रही है। जितना ज़्यादा आप सप्रेस्ड हो, उतना ही तेज़ हैंड ब्रेक लगी हुई है। ओके। और आपको उतना ही अपने आप को इंजन पर लोड ज़्यादा डालना पड़ रहा है, अपने ऊपर लोड ज़्यादा लेना पड़ रहा है, बट फिर भी गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही है। बट फॉर मैन जो ये बोलें, इस बात का काउंटर करें कि जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि ये पूरी तरह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि भले ही आसपास जो अब मैंने जो कल कर दिया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि मैं अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता हूँ। हैंडल मतलब, अब जनरली हैंडलिंग मतलब लोग सोचते हैं कि दबा दिया, गुस्सा आया तो दबा दिया, वो हैंडलिंग हो गई। खुशी आई तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, वो भी हैंडलिंग हो गई, नहीं तो सामने वाला सोचेगा ये पागल है। ये जनरली लोग हैंडलिंग का मतलब ये समझते हैं। बट जैसे हमने बोला कि लोग उस गॉड मोड से दूर इसलिए हैं, दुखी इसलिए हैं, बिकॉज वो सुन नहीं रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपके माइंड को चाहिए, आपके सोल को चाहिए, जो भी। बिकॉज ऑल्सो दैट दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर्स अराउंड दैम, स्पेशली मैन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है ना, और मैं उसको रीज़न बना रहा हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या मैं यहाँ पे ब्लेम डाल रहा हूँ, या क्या ये सच है? नो, यू आर डूइंग व्हाट इज नीडेड। और नीड हो सकती है कि आप अपनी माँ की केयर करो, या फिर जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उनको पूरा कर रहे हो, दैट्स योर धर्म। आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो, एंड साइड बाय साइड आप फोकस करो जो भी आपका सपना है, जिस भी चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो। जो भी आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मेरे को उनका भी मैनेज करना होता है, उनको भी पैसे देने होते हैं, जो भी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, दैट्स ओके। उनके लिए कमाओ, उनके लिए मेहनत करो, साइड बाय साइड तुम आधा एक घंटा अपनी चीज़ को दो, तुम कोई चीज़ स्टडी करो, कोई नई स्किल को गेन करो, इट इज़ पॉसिबल। तुम्हारे ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि क्या तुम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, और क्या तुम ये मानने के लिए तैयार हो कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो इट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। क्योंकि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम उसको भी डार्कनेस में धकेल रहे हो। किस चीज़ को डार्कनेस में धकेल रहे हो? तुम्हारी करेज को। और तुम ये बोलोगे मैं कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते हो तुम? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो तुम बोलोगे कि ये चीज़ पॉसिबल है, अवेन्यूज खुद ना खुद खुल जाते हैं, वो डोर्स खुद ओपन होते हैं जब तुम बोलते हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है। 4 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, चीज़ें चेंज होंगी। बट अगर वो बिलीफ ही नहीं है, बिलीफ ही तुमने दबा के रखा हुआ है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, उनका दिमाग उस वे में कंप्यूट ही नहीं कर पाता है कि मैं इस ड्रीम को रियलिटी बनाऊं कैसे, बिकॉज वो बोल रहा है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। राइट। तो उन्होंने अपनी दिमाग की इंटेलिजेंस को ही खत्म कर रखा है इस चीज़ को सप्रेस करके। ओके। सो इट्स नॉट कि ये या वो, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो जाएंगी, और जो तुम्हारे को करना है, जो तुम्हें अपने अंदर से एक्सप्रेस करना है, जो तुम्हें पूरा करना है, वो भी हो जाएगा। हाँ, मतलब आई थिंक लोग एक बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि नहीं मुझे इतने ही टाइम में ये करना ही है, तो वो प्रेशर आ जाता है। बट डू यू थिंक इज इट ओके टू skip a lot of things around you just to give focus on yourself or to yourself? क्या लगता है ऐसा कि मतलब ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट कभी कभी सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना भी ठीक है? इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेटर गुड, तुम्हें अगर ग्रेटर गुड दिख रहा है और तुम ये रिस्क लेना चाहते हो कि ठीक है मम्मी पापा को भी मेरी प्रेजेंस चाहिए, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के या फिर मिनिमल एफर्ट करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, जो भी मेरा सपना है, या फिर बस उसको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उसको माउंटेन्स में जाना है, व्हाटएवर, अगर उसको पता है कि दिस इज माई कॉलिंग, देन दैट्स ओके, बिकॉज दैट्स व्हाट इज नीडेड। अगर तुम्हारे अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग है कि तुम बैठ नहीं पा रहे हो, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे को नींद नहीं आती है, तो तुम जाके पूरा करो उसे। तो तुम्हारे को ये नापना तोलना आना चाहिए कि क्या चीज़ की नीड है,
अगर अभी किसी और को तुम्हारी नीड है तो तुम अपनी नीड को थोड़ा डिले भी कर सकते हो। ओके। बट अगर कोई ऐसा है जो खुद को सस्टेन कर सकता है या फिर मिनिमल एफर्ट के साथ वो चीज़ मैनेज हो सकती है, तो तुम अपने पर फोकस करो। ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक और वाइट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि मोमेंट को तुम देखो, बैठ के सोचो उस बारे में। तुम चेस बोर्ड को देखो कि अच्छा ये प्यादा यहाँ पे है, हॉर्स यहाँ पे है, एलिफेंट यहाँ पे है, अब मैं क्या करूँ। लोग ये करते नहीं है, लोग बस चाल चल देते हैं कि अच्छा चाल चल नहीं, बस जल्दी से मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ, गेम को एंड तक ले जाना है और जल्दी से जल्दी मेरे को रिजल्ट चाहिए। नहीं, प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस को बेटर बनाने में, सुंदर बनाने में, सफरिंग को रिड्यूस करने में, और जो मोमेंट है उसको जूसी बनाने में, उसको लाइफ से भरने पर फोकस करो। राइट। जो ये चीज़ बताती है कि हाँ ये कर ले, ये कर ले, जो जिसको हम इंट्यूशन बोल देते हैं, तो मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पावरफुल होती है। और लोग बोलते हैं 95%, मुझे लगता है 100%, कि 100% टाइम वो हमेशा ही सही होती है। हाँ। ठीक है। बट ये जो एबिलिटी है टू लिसन टू दैट इंट्यूशन, क्योंकि वो एक्टिव तो होती है हमेशा, बट टू लिसन टू दैट, उसको कैसे कल्टीवेट करेंगे अंडर प्रेशर। दिमाग में हमेशा, जब भी दो रास्ते होते हैं, दिमाग में हमेशा आता है कि सही वाला क्या है, उसको पता होता है। आप उसे इंट्यूशन बोल रहे हो, मैं यूजुअली उसको कॉन्शियस बोलता हूँ कि द वॉइस ऑफ कॉन्शियस इज बेसिकली वॉइस ऑफ द गॉड। ये एक बेसिक मतलब प्रोवर्ब है कि जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही है, जो आपको पहले टाइम पर पता होता है कि ये लड़का ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है, ये वाला बिजनेस गलत हो सकता है, उस इंस्टिंक्ट की अगर आप आवाज नहीं सुन रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप कंडीशनड हो किसी ना किसी वे में। राइट। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके पास ये वाली चॉइसेस हैं एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, तो इट विल टेल यू अगेन, कॉन्शियस या फिर इंट्यूशन क्या बोलती है, वो बोलती है कि दिस इज नीडेड। समझो इस चीज को, अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सीधा उस इंस्टिंक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट क्या बोलती है कि तू ये चाहता है, तेरी कंडीशनिंग ये है, तेरी पेरेंटिंग ये है, बट दिस इज व्हाट इज नीडेड। तू इसको छोड़, इस रिलेशनशिप को खत्म कर, ये वाला बिजनेस और कंटिन्यू मत कर। वो बता देता है, वो हमेशा बता देता है। अगर तुम पूछो कि क्या जरूरत है, क्या करूं मैं, और ये हिम्मत होनी चाहिए। हर किसी को पता होता है कि क्या चीज़ सही है, बट उनमें हिम्मत नहीं होती उस चीज़ पर एक्ट करने की, तो वो खुद से झूठ बोलते हैं। वो खुद को ज़बरदस्ती अनकॉन्शियस बनाते हैं, वो अपनी डार्कनेस को बढ़ाते हैं, वो खुद को अंधेरे में धकेलते हैं, वो लाइट्स को डिम करते हैं ताकि उनको फेस ना करना पड़े रियलिटी को। राइट। और ये वाली जो लोगों के अंदर फीलिंग होती है कि मेरे को पता नहीं है, सबको पता होता है, सबको पता होता है, बट तुम विलफुली इग्नोरेंट हो। इग्नोरेंस इज ब्लिस बोला भी जाता है। क्यों बोला जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस? इसी वजह से, बिकॉज शुरू में वो काफी मिठास देती है तुम्हें, राइट, कि डिले कर दिया, अभी नहीं करना पड़ेगा, खुद से झूठ बोल दिया ना, सेल्फ सेबोटाज कर दिया, बट लॉन्ग रन में क्या हुआ, वो निकल के आएगा जो भी तुमने गलती की है। तो करेज की बात होती है। अगर आप इमोशनल स्पेक्ट्रम को भी देखो, जैसे अलग अलग इमोशंस होते हैं और अलग अलग उनका कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो शेम, गिल्ट, फियर, ये सबसे निचले इमोशंस होते हैं और ये हमें बहुत हैवी फील कराते हैं, राइट, हमें बहुत छोटा फील कराते हैं। बट धीरे धीरे करके इमोशंस बेटर होने लग जाते हैं एंड दे बिकम मोर इंक्लूसिव। आप खुला हुआ, एक्सपैंड करता हुआ फील करते हो। सबसे ऊपर जैसे हो गए कंपैशन, जॉय, इस तरह के इमोशंस। बट जो बीच का इमोशन होता है, मतलब ये एक किनेसियोलॉजी को यूज करके पूरा चार्ट बनाया गया है। तो बीच का जो इमोशन होता है, जो अपर इमोशंस और लोअर इमोशंस को सेपरेट करता है, इट इज करेज। ओके। इफ यू हैव करेज, आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, ट्रांसेंड कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो और आप खुद की जो भी इंस्टिंक्ट है उनको दबा रहे हो, यू आर बेसिकली गिविंग इन टू योर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। बट अगर आप उन पर रोशनी डालते हो तो आप उस बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो फॉर गुड। ओके। लाइट डालने का, रोशनी डालने का, ऊपर जाने का इमोशंस में सेम मतलब है। डूइंग व्हाट इज नीडेड इज द सेम थिंग। कि जो आपके अंदर जानवर है, बिकॉज एवोल्यूशन ऐसे नहीं हो कि हम हमेशा से इंसान थे, हमारे अंदर जानवर भी है। और लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मेरे अंदर इतनी बुरी इंस्टिंक्ट कैसे आ सकती है, मेरे अंदर किसी को मारने की इंस्टिंक्ट आ रही है, मेरे अंदर इतना खराब कैसे हो गया, मैं मारने की भी इंस्टिंक्ट, हाँ, सुसाइड करने की इंस्टिंक्ट है, कहाँ से आ गई है? तो अगर तुम इसको फेस नहीं करते हो हेड ऑन, तो तुम्हारे अंदर का जानवर तुम रिजेक्ट कर देते हो और वो जानवर ऑपरेट करने लग जाता है ऑन इट्स ओन लाइक अ कैंसरस सेल।
तो हमें क्या करना होता है, हमें इस जानवर को अपने पास रखना होता है कि तू काम का है, बट तू काम का तभी है जब तू मेरे अंडर रहेगा, जब तू मेरी सुनेगा. सो इट्स लाइक अ लाइन जो सर्कस में है. टेम्ड. हाँ, टेम्ड लाइन कि तू मेरी सुन. बट अगर उस लाइन को आप छोड़ देते हो, आप उसको रिजेक्ट कर देते हो कि मैं अपनी ईगो के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ इन सारे फीचर्स को एसोसिएट ही नहीं करना चाहता, देन आप उस लाइन को छोड़ देते हो विदाउट योर अवेयरनेस. आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं है कि आगे चल के होगा क्या. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई दो लोग हैं रिलेशनशिप में, लड़की बोल रही है कि तुम बार बार उस लड़की से बात करते हो, तुम फ्लर्ट करते हो, मुझे पसंद नहीं आता. ठीक है. लड़का बोलता है कि शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड या फिर कोलीग है और मैं फ्लर्ट नहीं करता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है. शी इज़ लाइक ओके, मे बी मैं गलत होंगी. बट फिर से वो देखती है कि नहीं नहीं, ये एक्चुअल में फ्लर्ट ही कर रहा है, और वो फिर से बोलती है. और ये बैक एंड फोर्थ कई बार लड़ाई हो जाती है, और एक पॉइंट के बाद उसको अपनी इस चीज़ को सप्रेस करना पड़ता है कि यार मैं इस बंदे को नहीं बोलूंगी बिकॉज ये नहीं समझ रहा है, और अगर मैं इसको पुश करती रहूंगी तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा. सप्रेस करने के बाद होता क्या है, जो भी उसकी बिट्रेयल की या फिर जेलेसी की फीलिंग थी उसने वो छुपा दी. अब छुपाने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद उसे याद भी नहीं होगा कि ये जो बिट्रेयल की और जेलेसी की फीलिंग है किस चीज़ से, किस इंसिडेंट से जुड़ी थी, बट वो फीलिंग वही कंटिन्यूली चार्ज अप पड़ी हुई है. Right. तो वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखेगा. वो सडन 5 साल बाद जो ब्लेम आता है ना तुम्हारे ऊपर कि तुमने वो चीज़ की थी 5 साल पहले, वो क्यों आता? बिकॉज उस टाइम जब उस चीज़ को हैंडल करना था, तुमने उसको हैंडल नहीं किया बिकॉज तुम्हारे अंदर करेज नहीं थी टू मूव अवे. राइट. रिलेशनशिप्स में हमेशा ये होता है, जब लोग टुकड़े बन के आपस में आ रहे होते हैं और वो एक दूसरे की बुलशिट को कॉल आउट नहीं कर पा रहे होते हैं. अगर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये चीज़ तुम्हारे में गलत है, क्या हमारा रिलेशनशिप है? मतलब मैं तुम्हारी डार्कनेस को बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ उसको दूर कर दे. डार्कनेस को दूर करने का मतलब है जो तुम्हारी पावर है उसको दूर करना. मैं दोस्त नहीं हूँ फिर तुम्हारा. मैं अच्छा दोस्त तब हूँ जब मैं बताऊँ हिमांशु दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेयर यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, और आप सेम चीज़ मेरे लिए अगर कर रहे हो, दैट्स व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप. तब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, तब हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए. तो जैसे हमारे जो नीचे के इमोशंस हैं, गिल्ट, फियर, ये जब कोई भी एक्सपीरियंस करता है तो आपको बहुत हैवी फील होने लगता है बॉडी में. आपको ऐसा लगता है कि कहाँ जाऊँ मैं, मतलब कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, कौन सुनेगा मेरी. सब मिक्स हो जाता है. फियर भी आता है, गिल्ट भी आता है साथ में, शेम भी आ जाती है कभी कभी. कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि अरे कोई प्यार ही नहीं करता, कोई यही नहीं करता, इतना प्रेशर है ये करना, और वो एकदम से भसड़ बन जाती है ना. एकदम से माइंड में से भसड़ सी बन जाती है कि यार क्या, किसको बोलूँ मैं ये. और फिर हम क्या करते हैं, एकदम से कोई रील देख ली, स्क्रॉल कर लिया, इधर उधर चले गए, और वही थोड़ा मतलब गए, डिस्ट्रैक्ट हुए, पॉन देख ली, ये सब कर लिया. बहुत लोग तो यही इसी साइकिल में रहते हैं. मैं इन चीज़ों को फेस कैसे करूँगा अंदर जाके. मतलब हमने बोला कि ठीक है डार्कनेस पावर है, बट मेरे हिसाब से पावर तब है जब उस पर लाइट मारो और देखो कि अच्छा ये इस अंधेरे कमरे में ये जानवर पड़ा हुआ है. यस. ये अंधेरा कमरा है, मैं लाइट मार के देख रहा हूँ, वो जानवर मुझे कोने से देख रहा है. मैं टेम तभी करूँगा जब मुझे पता चलेगा वो जानवर है कहाँ. उसको मुझे पता तो हो कि वो लायन है, कि वो टाइगर है, कि वो क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना इसको टेम करना कैसे है. हाथी को अलग तरीके से पकड़ा जाता है. हाथी तो छोटी सी उससे बंध जाता है, जिसको उसको बचपन से ही बांधा जाता है, वो उसी में बंधा रहता है. लायन को अलग तरीके से पकड़ा जाता है. तो जब तक मैं लाइट नहीं डालूंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ. जैसे जब मैं गुस्सा होता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं तू गुस्सा कैसे हो गया. ऐसा आपने उस दिन मैंने सुरभि के पोस्ट के नीचे कमेंट किया था, तो लग रहा है इसका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, फ्लाइट में हम आ रहे थे और मैं मंदार के साथ खड़ा था और हम बातें कर रहे थे कुछ, और हम ना अपनी ही बातों में हंस रहे थे, जैसे हम करते हैं पूरे टाइम आपस में बकचोदियाँ करते हैं, वैसे ही हम कर रहे थे. और मैं हमेशा ही ऐसा रहता ही हूँ अनलेस कुछ बहुत ही अलग सिचुएशन हो, और वो मोस्टली तभी होता है जब मुझे कुछ देना होगा या कुछ काम करना होगा, तब मैं सीरियस रहता हूँ, बाकी टाइम में सीरियस नहीं रहता. तो हम बकवास कर रहे थे, तो एक बंदा साइड से निकला, वो था हेल्प स्टाफ था फ्लाइट का, एंड वो मतलब एजेड थे, अंकल थे वो एक्चुअली. तो वो निकल गए. अब वो निकले, हम आपस, उनको लगा शायद हम उन पे हंस रहे हैं, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करता. हाँ, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ कि किसी और पे हंस जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत स्ट्रांग वो है, कॉन्शियस है कि मैं कभी, इससे पहले कि किसी पे हंसूंगा उससे पहले वो मेरे सामने आ जाता है कि इसके अंदर के दुख क्या है, मुझे दिख जाते हैं, तो मैं वो करता ही नहीं. वो अलग बात है, हम एक दूसरे हम किसी का मजाक बहुत उड़ाते हैं, वो एक अलग सीन है. बट हाँ, तो वो आए और वो एकदम से ना मंदार पे चिल्ला दिए.
एंड ही वाज नॉट, मतलब वो हिंदी में नहीं, वो अरब में बोल रहे थे, तो वो और ज़्यादा वो लग रहा था। तो वो ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मंदार, और मैंने एकदम से देखा कि ये क्या हो गया भाई। पीछे मुड़ा, मैं देखा एकदम से वो उस पर चिल्ला रहे हैं कि यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं अभी आराम से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बहुत ओवर पावर कर रहे थे उस पर। और वो अगर मेरे पे डायरेक्ट आते तो मैं उसको अब्जॉर्व कर सकता था एक बार में, पर वो मेरे पे आए नहीं, वो उस पे आए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में ही वापस में आवाज़ बढ़ा के बोला, और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे पता है कि मैं आवाज़ बढ़ा के बोल रहा हूँ किसी और पे। तो मैं बहुत ज़ोर से बोला कि आप प्लीज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे ना निकालें, हम आपस में अपनी बात कर रहे थे, आपकी बात नहीं कर रहे थे। बट ही वॉज अगेन ओवर पावरिंग हिम। तो फिर मुझे थोड़ा और बढ़ा के, थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ा कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रहे हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे मत निकालो। तो वो बात खत्म हो गई, और लोगों ने भी बोला कि ये लोग तो मतलब कोई बात ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऑल्दो उसके बाद मेरे अंदर भी आया कि मैं क्यों चिल्लाया, उस पर ज़रूरत नहीं थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शायद ज़रूरत थी भी, क्योंकि वो मेरे पे चिल्लाते तो अलग बात थी, बट वो किसी और पे चिल्लाए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मेरे को उस टाइम लगा सही जो मैंने कर दिया, पर मैंने खुद को जज नहीं किया, मैंने वो साइड कर दिया इमोशन की। ठीक है, मैंने ठीक किया, गलत किया मुझे नहीं पता, बट आई प्रेड फॉर दैट पर्सन कि भाई उसकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं समझ गया कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो बुरा आदमी नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम ये स्टेट पे लोगों को कैसे पहुंच सकते हैं कि मैं अपने उस एनिमल को देख रहा हूँ, टेम कैसे करूँ मैं उसको, अपने फियर को, अपनी गिल्ट को, अपने एंगर को यूज़ कैसे करूँ? ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, क्योंकि जैसे हम इमोशंस को देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप उसको हटा रहे हो, रिप्रेस कर रहे हो, तो उसका मतलब एक तरीके से ये है कि आप अपने बच्चों को अनाथ कर रहे हो। हाँ। बट अगर आप किसी भी इमोशन में, जो लोअर इमोशन है, अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो कि ये मैं हूँ, आप खुद को पूरी दुनिया से अनाथ बना लेते हो। यू क्रिएट अ सेपरेशन। जिस तरीके से आप इमोशंस को दूर भेज रहे होते हो, अगर आप उस इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हो कि शेम मैं ही तो हूँ, हाँ। तो आप खुद को ही उस बैग में डाल देते हो, ओके। एंड यू बिकम सेपरेट फ्रॉम द होल यूनिवर्स। जो सामने मेरे बैठा है, मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा, वो अलग है, उसकी लाइफ बहुत बेटर होगी, बट मैं अपने साथ इतनी नेगेटिव चीज़ें जोड़कर बैठा हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या ही चल रहा है। सो ये चीज़ आपने अच्छी बताई कि जब आपने रिस्पॉन्ड किया उनको, और उस रिस्पॉन्स के टाइम भी यू आर वेरी कॉन्शियस कि मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज ये ज़रूरत है, और उसके बाद भी यू आर प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली टेम सच इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन, ओके। बाय बीइंग इंक्लूसिव। बिकॉज अगर आप इंक्लूसिव होके बिना सेपरेशन के किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो जो ज़रूरत है, तब आपका कर्म खराब नहीं हो रहा, तब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तब आप वो कर रहे हो जो ज़रूरत है। तो अगर किसी भी इमोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये था कि करेगा कैसे इंसान, क्योंकि देखो एक होता है, मतलब ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, पर जितनी प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ उस हिसाब से वो क्या होता है, वो मतलब बन जाती है आदत, और पता चल जाता है आपको कि क्या चल रहा है अंदर। मतलब ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत डार्कनेस के थ्रू जाना पड़ता है। बट व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि कोई भी इंसान अभी इसको देखेगा, इस कॉन्वर्सेशन को सुनेगा, इफ़ ही वांट्स टू प्रैक्टिस इट, जब तक सिचुएशन आएगी तब तक तो देर हो जाती है, उतनी देर में तो रिस्पॉन्ड नहीं कर देता, उतनी देर में तो रिएक्शन ही आ जाता है, फिर वो लेके बैठा रहता है उस एंगर गिल्ट को। अगर वो अभी कुछ मान लो बोर्डम वाली इमोशन पे है, और वो इस सब को एसेस करना चाहता है कि मेरी डार्कनेस कहाँ है, कैसे निकालूं, कैसे यूज़ करूं उसको, वो कैसे करेगा? गो टू योर एंगर, गो टू योर इरिटेशन, जो भी चीज़ आपको बॉदर करती है, क्वेश्चन दैट, उस धागे को पकड़ो और क्वेश्चन करो कि ये जाता कहाँ पे है। ओके। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर जाएगा। जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ईजी होता है इसके थ्रू अपनी शैडो को, अपनी डार्कनेस को पकड़ना। बिकॉज अगर मैं किसी भी रैंडम चीज़ पर गुस्सा आ रहा हूँ, या फिर अगर चीज़ वो बनती हुई है, मैं बस पूछ सकता हूँ कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, और ये गुस्सा मेरे ऊपर ओवर पावर क्यों कर रहा है। ओके। बिकॉज अगर आपका गुस्सा ऐसा है जो उस मोमेंट में ज़रूरी है, तो वो आपको ओवर पावर नहीं करेगा, आप उस समय पर अवेयर रह सकते हो। बट अगर आपका गुस्सा ऐसा है जहाँ पर आप गुम ही हो जाते हो, और आपको बाद में याद आता है कि यार ज़्यादा बोल दिया उस इंसान को, और गिल्ट होता है फिर। क्यों होता है? बिकॉज कुछ दबा हुआ है, और वो दबी हुई चीज़, वो राक्षस, वो बीस्ट, वो जानवर ओवर पावर कर रहा है आपको। तो यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि कहाँ से आ रहा है ये गुस्सा। अगर मैं अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा हार्श हूँ, एक पॉइंट के बाद मेरे को भी अगर मेरे अंदर अवेयरनेस है, मैं नोटिस कर पाऊंगा कि यार ये इतने बुरे नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि मैं इन पर चिल्ला रहा हूँ या फिर मैं इनको रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। एंड देन विद सम नॉलेज, विद सम अवेयरनेस, ऐसे पॉडकास्ट सुन के, बुक्स रीड करके मैं समझ सकता हूँ कि ओ,
मेरे चाइल्डहुड में मेरी पेरेंटिंग ऐसी थी कि मैं लोगों को खुद से दूर करने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, बिकॉज दिस इज द लव दैट आई एम फेमिलियर विद, दिस इज द Yeah. वर्जन ऑफ लव. तो मेरे अंदर वो गुस्सा आता है, जब भी मेरे कोई बहुत पास आता है मैं उसको ज़बरदस्ती दूर करता हूँ. तो ऐसे पैटर्न्स होते हैं लोगों के अंदर. यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व कि ओ आई हैव अ पैटर्न. Yeah. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्लॉ, ऑफ अ पैटर्न. फ्लॉ भी हम क्या ही बोल सकते हैं इस Flaw चीज भी को. तो हाँ, हाँ, मतलब वो तो एक गलत तो क्या ही सर्कुलर गलत तो क्या ही होता है, क्या सही क्या हाँ, क्या गलत. सही क्या गलत. तो जो भी पैटर्न है, पैटर्न होने का मतलब क्या है कि आप कुछ अनकॉन्शियसली रिपीट करते जा रहे हो और वो चीज़ आपको पता ही नहीं है. क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं होती, लाइफ ऐसे नहीं चलती कि आप सेम रिस्पॉन्स दे पाओ. लाइफ चेंज हो रही होती है और आपको अपने रिस्पॉन्सेज को भी अपडेट करना पड़ता है. Yeah, yeah. यू हैव टू डू व्हाट इज नीडेड. और नीड्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी, बिकॉज दुनिया इवॉल्व हो रही है. सो यू हैव टू अडेप्ट कॉन्स्टेंटली. आपको मूव करने की, शिफ्ट होने की जरूरत है. आप रिजिड नहीं हो सकते हो. बट इफ यू आर रिजिड, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा से ही गुस्से वाली, जेलस वाली, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा ऐसे होते हो कि आप बहुत ईजिली लड़ाई कर लेते हो, आपको जेलसी होती है जब भी आपका पार्टनर किसी से बात करता है. क्यों है वो पैटर्न? डोंट बी जस्ट लाइक कि मैं तो ऐसे ही हूँ, हाँ. मैं तो ऐसे ही हूँ, तुम एडजस्ट करो. अरे क्वेश्चन योरसेल्फ, क्यों बार बार आपके रिलेशनशिप टूटते हैं? क्योंकि अगर कोई लूप चल रहा है, बार बार आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, बार बार रिलेशनशिप टूट रहे हैं, बार बार दोस्त दूर जा रहे हैं, बार बार सेम तरह से आप लोगों को पुश करते हो, सबका आपके बारे में एक सिमिलर सा ओपिनियन सुनने को मिलता है आपको कि ये इंसान तो ऐसा ही है. वाई? अगर बार बार कोई चीज हो रही है, देयर इज समथिंग टू इट. पे अटेंशन टू इट. वहां से आप उसको अनपैक कर सकते हो. बट ये पहली चीज पकड़ में आनी चाहिए कि ओ आई हैव समथिंग इन मी. इसका एक वो भी था कि सदगुरु का एक वीडियो है, उसमें सदगुरु से पूछती है लड़की कि माय हस्बैंड इज़ नॉट वेरी स्पिरिचुअल एंड आई वांट टू कंटिन्यू माय स्पिरिचुअल जर्नी. तो सदगुरु बोलते हैं कि इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट स्पिरिचुअल, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. क्योंकि जब तक सामने अगर दोनों ही लोग अवेयर हो जाएं, हाँ, फिर तो क्या ही देयर है, इज नो टेस्ट. फिर तो टेस्ट ही नहीं होगा ना. हाँ. साधना करोगे, टेस्ट नहीं हुआ तो फिर पता कैसे चलेगा? कि जैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, और जब मुझे अभी रिसेंट उस वाले इंसिडेंट पे गुस्सा आया, तो मेरे एकदम से आया दिमाग में कि अच्छा ये गुस्सा आया कैसे आ गया ये. फिर मैंने उसको थोड़ा सा किया क्वेश्चन, ये किया वो किया. बट जैसे हम अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पैटर्न्स होते हैं कुछ जिनको हमें समझना चाहिए, इस टाइप के लव की आदत होती है ना. तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैंने हर जगह नोटिस करी है कि हम जब भी उस स्टेट में जाते हैं ना, जब लड़ाई में या फिर हम थोड़े से ऐसे वीक वाले स्टेट में हो जाते हैं, वीक तो नहीं होता वो बट थोड़ा सा ऐसे लोअर स्टेट में होता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा प्यार करेगा. वो एक होती है ना, एक नीड होती है कि ये मुझे क्यों बदलने में लगा हुआ है हमेशा. कोई तो ऐसा मिले जो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसा मैं हूँ. बट एट द सेम टाइम आप जैसे हो तो फिर तो बहुत ही, जैसे अभी यू सेड कि जैसे मैं हूँ वैसा ठीक हूँ, एडजस्ट कर लो. तो ये चीज़ क्या सही है, या क्या ये आ कहाँ से रही है ये चीज़ कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा प्यार करो? कोई अगर बोलता है ना, थप्पड़ मारने का मन करता है मेरे को उसके. मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही प्यार करो. अरे तो कुछ भी नहीं है भाई. नहीं, बट ये लड़की भी तो बोल सकती है. अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये बोले कि जस्ट लव मी द वे आई एम, फिर देखो, हम इंसान बस वो नहीं हैं जो हम दिख रहे हैं, हम वो भी हैं जो हम बन सकते हैं, चाहे वो अच्छा पॉसिबिलिटी हो या बुरी पॉसिबिलिटी सही हो. बात है. तो हम एडवर्टाइज खुद को बस ऐसे कर रहे हैं कि दिस इज हु आई एम. अरे तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या पॉसिबिलिटी है. तुम अपनी लाइफ को बहुत बेटर भी बना सकते हो, तुम अपनी लाइफ को वर्स भी बना सकते हो. तो मैं इस वर्जन को क्यों प्यार करूं? जब भी कोई ये बोलता है मेरा मन करता है उसको खींच के थप्पड़ मारूं. बिकॉज अगर तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि सौरभ यू आर फ्लॉलेस, मेरे को बचपन में बहुत अच्छा लगता था. हाँ. कोई अगर मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि सौरभ यू आर फ्लॉलेस, मैं खुश हो जाता था. हाँ. अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या चीज़ तेरे को मेरी समझ नहीं आई है, तू अभी मेरे को प्यार नहीं करती है. हाँ. तू अभी मेरे को प्यार नहीं करती, तूने मेरी डार्कनेस नहीं देखी, तेरे को समझ नहीं आया मेरे फ्लॉज क्या हैं. अगर वो एक्चुअल में मीन करती है आई एम फ्लॉलेस, अगर वो बताए कि ठीक है मेरे को तुम फील ऐसा होते हो, दीज आर योर फ्लॉज सौरभ, इन पर भी काम किया जा सकता है, ऐसे तुम बेटर बन सकते हो, वो ये भी बता रही है, और फिर वो बोले कि तुम बेस्ट हो, दैट्स गुड. बट अगर उसको दिख ही नहीं रहा कि तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, तुम तो बेस्ट सबसे ऊपर हो, वो एक साइन है कि आगे चल के ये रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं. बिकॉज आगे चल के जब उसकी अवेयरनेस जागेगी वापस से और वो देखेगी कि यार इसको तो मैंने ये समझा था बट बीच बीच में से इसके सांप बाहर निकल के आ रहे हैं, बीच बीच में से अच्छा इसका ये गंदा पैटर्न भी है, तब उसका जो इल्यूजन है, वो टूटेगा. जो वो पिक्चर बना के बैठी है तुम्हारे बारे में कि ये ऐसा है,
उसको देखेगा कि वो किसी और चीज़ को देख रही थी और तुम तो यहाँ बैठे हो, तो फिर वो चीज़ नहीं चलती है। तो कोई भी अगर इंसान बोल रहा है कि आई लव यू द वे यू आर, रन अवे। नहीं, बट ये तो हो गया चलो सामने वाले का। मैं अगर ये बोल रहा हूँ, कोई अगर ये बोलना चाह रहा है कि किसी की लॉन्गिंग ये है जो कि एक कोई मुझे लॉन्गिंग आती एक्सेप्ट है करे। कभी कभी कि आप बहुत फेड अप हो जाते हो लाइफ से, आप रिलेशनशिप में परेशान हो जाते हो कि भाई वहाँ जाओ तो बंदी बदली जा रही है, घर आओ तो ये बदलो, यहाँ जाओ तो ये बदलो, काम में जाओ तो ये बदलो, इसके पास जाओ तो ये बदलो। अरे तो फिर मैं अगर बदलता ही रह गया, या फॉर एग्जाम्पल इन योर केस जैसे यू सेड, उस केस में अगर सामने वाला भी ये बोल रहा है कि तू बदल जा, अगर मैं बेटर ही होता रह गया, बेटर ही होने के उसमें रह गया, तो जिया कब? तो फिर ये चीज़ कहाँ से आती है कि मैं जैसा हूँ मेरे को वैसे प्यार कर लो यार प्लीज? आता है कोई कभी किसी का? ये तो होता ही, ये तो लॉन्गिंग है ही, बट हाँ। ये हमारे अंदर, ये हमारी पर्सनल चीज़ है, कोई भी हमें ये दे नहीं सकता है। दे कैन कम क्लोज, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं, मम्मी कर सकती है, लेकिन मम्मी भी एक पॉइंट के बाद तुम्हें बोलती है कि बेटा ये सब चीज़ें गलत है तुम्हारी, तुम पढ़ाई करो, लिखाई करो, अपना कुछ बनाओ। तो कंडीशंस हमेशा बाहर से लग के आती है, बट तुम खुद को ये समझ सकते हो कि एज फ्लॉड एज आई एम, मैं फिर भी एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ टू बिकम माई बेस्ट वर्जन। ये तुम्हारी खुद की सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम बाहर ये ढूंढ रहे हो तो बाहर ये नहीं मिल पाएगी, बाहर हमेशा तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। मे बी तुम्हें ग्लिम्स मिल जाए कि अच्छा ये इंसान मेरे को ऐसा ही प्यार कर रहा है जैसे मैं हूँ, वो चला जाएगा, वो टेम्परेरी है। बिकॉज ये सुनते ही तुम पूरा अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट वहां पर रख दोगे, पूरे दिन तुम उसी से बात करोगे, पागल हो जाओगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी से फिर तुम्हें शादी करनी होगी। बट जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा, बर्बाद, चीजें खत्म है। फिर एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये मैं। ये फ्लॉलेस वाली चीज मैंने बचपन में सुनी हुई है, और मैं पागल हो जाता था सुन के कि यार कोई इंसान मेरे को फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है। और ये वो वाली चीज होती है कि यार मम्मी पापा से भी नहीं मिली, लेकिन ये एक मेरे साथ है, एक नया इंसान जो मेरे को एज इट इज प्यार कर रहा है, और इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं। बट आगे चल के जब तुम्हें पता चलता है कि नहीं, वो तो बस खुद के इल्यूजन में था, वो खुद की फैंटेसीज को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था, तो तुम्हें भी लगता है कि तूने कभी मेरे को तो देखा ही नहीं। तो फिर डबल डिसअपॉइंटमेंट है कि ना तो मेरे को प्यार मिला, और तूने कभी जो फ्लॉलेस वाली बात थी वो मेरे लिए की ही नहीं। राइट। तो ये कभी भी हमें आउटसाइड नहीं सीख करना चाहिए, एक्सटर्नलाइज नहीं होनी चाहिए हमारी कॉन्शियसनेस। जो हमारी नीड्स होती हैं बेसिक, सबसे ज़्यादा अंदर से आनी चाहिए वो चीज़। ओके। और अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहां उसको कांस्टेंट ही बेटरमेंट का स्कोप तो होता है, स्कोप तो हमेशा होता है, बेटरमेंट का स्कोप हमेशा ही होता है कि आप कुछ ना कुछ करके बेटर हो जाओ। बट मुझे ऐसा लगता है मान लो कि अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है लड़की को, कि लड़की बोल रही है लड़के को कि भाई तू बेटर और बेटर हो जा, और बेटर हो जा, और बेटर हो जा, और बेटर हो जा, तो ऐसा नहीं लगता कि वो फिर अगर इसी में रह गए? उसका मतलब ये है कि उसके बस की नहीं कि वो एक बेटर मेट सेलेक्ट कर पाए, बट उसे अभी तू मिल गया है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हें ग्रूम करने की और मोल्ड करने की कोशिश कर रही है टू हर, अकॉर्डिंग टू हर फैंटेसीज। तुम वो हो ही नहीं जो उसको चाहिए, उसे चाहिए था कुछ और। बट अभी इस पॉइंट पर जस्ट बिकॉज वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, तो वो तुम्हें उसके क्लोज ले जाने की कोशिश कर रही है। मे बी उसको एक ऐसा मेल पसंद हो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, जो दिखता बहुत अच्छा है, उसके बाल लंबे लंबे हैं, उसमें से हमेशा बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही होती है। तो वो तुम्हें बताएगी कि दिन में 4 टाइम तुम्हें नहाना है, तुम्हें इस शैम्पू से शावर करना है, और तुम्हें ये करना, तुम्हें वो करना है, अपने कपड़े ऐसे पहनो, तुम जिम जाओ। ऑल ऑफ दिस इज गुड, अच्छी हैबिट्स हैं। बट अगर वो दिन में तुम्हारे पीछे पड़ा रहे एक इंसान, तो उसका मतलब ये कि नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो अपनी फैंटेसीज से प्यार करता है। उसने एक इमेज बना रखी है कि इस टाइप का इंसान मुझे चाहिए, और वो तुम नहीं हो। राइट। तुम्हारी अलग हैबिट्स हैं, तुम अलग टाइप के इंसान हो, और तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए अपनी लाइफ को। ये कैसे पकड़ेगा इंसान कि मैं ये सही पार्टनर को चूज कर रहा हूँ? क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस इज दिस। क्योंकि बाकी चीज़ें तो चलो बाय मिल जाता है कि किस्मत अच्छी होती है, दोस्त मिल जाते हैं, और घर वाले अच्छे मिले नहीं मिले वो आपके हाथ में है नहीं, वो तो खैर अलग ही सीन है, क्योंकि आप पैदा हो गए कहीं, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। मतलब ऑफ कोर्स को स्पिरिचुअल से जोड़ोगे तो फिर तो वो सब आ जाएगा, पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ, वो से छोड़ो तो। बट रिलेशनशिप की बात करें तो फिर चूज़ कैसे करें इंसान, प्रोवाइडेड हमने सारी चीज़ें जो रखी हैं उन सबको दिमाग में रखते हुए कि बिहेवियर्स तो बचपन से आ रहे हैं, डार्कनेस मेरी है, अब मैं चूज़ कैसे करूँगा एकदम वैसा लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप में? फर्स्ट मेक योर सेल्फ होल।
पहले अपने पाए को, अपने बॉल को पूरा बनाओ, क्योंकि अगर एक पीस तुम लेके चले जाओगे तो सामने से भी जितने भी पीस आ जाए फिर भी वो पाए इनकम्प्लीट रहेगी, तो तुम कभी भी होल रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई दूसरे को बिट्रे कर रहा है और वो पूरा अपना ऑल इन नहीं दे पा रहा है जो भी वो है। तो फर्स्ट चीज ये हो गई कि कंप्लीट योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ होल, अपने ट्रॉमा से डील करो, समझो कि तुम्हारे क्या पैटर्न्स हैं। एंड मेरा इस पे एक और अलग ओपिनियन है कि जो भी लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपना पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, इट इज कमिंग आउट ऑफ देयर ईगो कि मैं ढूंढ लूंगा, मेरे को पता है कि मेरी ये चॉइसेस हैं, मेरे को इतनी ज़्यादा सेक्सी, इतनी हॉट लड़की चाहिए, उसके बाल ऐसे, उसकी शक्ल ऐसी हो, उसकी बॉडी ऐसी हो, या फिर वो इतना कमाती हो, व्हाटएवर। दिस इज कमिंग आउट ऑफ योर ईगो, और ये तुम्हारी नीड नहीं है। दीज आर योर वांट्स, और वांट्स कंडीशन होती हैं बाय योर पास्ट, बाय योर कंडीशनिंग। तुमने कहीं कल्चर में ये सुन लिया, तुमने टीवी में देख लिया, तुमने पॉर्न में देख लिया, तुमने अपने मम्मी पापा से सुन लिया कि दिस इज द आइडियल पार्टनर, बट शी इज नॉट। शी कुड बी द आइडियल पार्टनर फॉर समवन एल्स, बट अगर तुम ये बोल रहे हो कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स इट इज कंडीशनिंग, और तुम ये अपने दिल से नहीं पूछ रहे हो कि व्हाट इज माई नीड। ओके, तो मेरा ये टेक है इस चीज पे कि डोंट डू लव मैरिजेस, डू अरेंज मैरिजेस। अरेंज बाय हुम? अरेंज बाय द गॉड। ओके, तो वो कैसे? इफ यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ एंड इफ यू आर फॉलोइंग योर हार्ट along the way, you find someone. Right. Simple. Right. That means you are not desperate, you are not living in that lack कि कहाँ है, मिल क्यों नहीं रही, my other half. No, there is no other half. You are complete, and then you will find someone जो खुद में complete है, and then magic will happen. Okay. मैजिक स्टार्ट ही तभी होता है जब ये बॉल ऑफ एनर्जी मिल जाती है, जो अपने सारे पीसेस वापस से अपने में जोड़ लेती है, तब वो बनता है सुपर हीरो। तब उसको वो सारी चीजें मिल जाती है जो उसको एक्चुअल में शुरू से चाहिए थी। वेदर इट बी पार्टनर, तुम्हारे को करियर में कुछ भी करना है, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग योर हार्ट। जो भी दिमाग में है, जो भी सपने हैं, दबाना उनको बंद करो। अगर तुम फॉलो करते हो तुम्हें मिल जाएगा। हमने आपस में एक कोट शेयर किया था कार्ल यूंग का, रिमेंबर? बताना वो कोट। कार्ल यंग का एक there was a, I think Carl Jung met someone who was an old guy who said that no matter how lonely you are, no matter how how different you feel, अगर उसको सिंप्लीफाई कर दे लोगों के लिए कि आप कितने भी अकेले फील करते हो, कितने भी अलग फील करते हो कि मैं बहुत अकेला हूँ, बट इफ़ यू जस्ट डू योर वर्क विद योर फुल, मतलब आपके इंटेंशन के साथ, आपके पूरे धर्म को फॉलो करते हुए करते हो, you will find people who are exactly like आपकी tribe बनेगी and they will come to you automatically. You will find your people when you do your work conscientiously. अगर तुम दिल से truly करते हो, unknown people will come and seek you. Unknown people, exactly. तुम्हें पता भी नहीं है वो है कहाँ और उनको ढूंढना कहाँ पे है। तुम टिंडर पे, बम्बल पे, मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाके उस इंसान को नहीं ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे दिल से जुड़ के बैठ सकता है और वो बोल सकता है कि भाई हम दोनों कितने सिमिलर हैं, देखो। और हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। वी आर सिमिलर, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हम सेम पैथ पे हैं, बट हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिफरेंट इतनी हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाएं। दैट्स द परफेक्ट मैच। और वो ऐसे नहीं मिलता है, ढूंढने से नहीं मिलती है। जो चीज़ ढूंढने से मिलती है वो चीज़ है। सही बात, सिंपल सी बात है। फिर तो कोई भी ढूंढ लेगा। और क्या, फिर तो कोई भी ढूंढ लेगा, फिर उसकी वैल्यू क्या है? ओके, बट सिमिलर लाइक एक तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम होल होने की बात करते हैं, ठीक है, बट जब हम देखते हैं कि कोई इंसान जब कंप्लीट हो जाता है, होल है, फॉर एग्जांपल जो महायोगीज होते हैं या फिर हु हैव डन अ लॉट ऑफ साधना, और धीरे धीरे आपको जब आप ये सब करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते हो, साधना करने लगते हो, वन पॉइंटेड फोकस आप कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको बॉदर करना कम कर देती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि फिर तो दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे महायोगीज हैं, उनके कोई पार्टनर्स नहीं है, दे आर अलोन, मतलब दे डोंट हैव अ वाइफ, दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, दे जस्ट हैव देयर जो उनके डिसाइपल्स हैं और उनसे भी वो दूर ही रहते हैं। तो फिर ये कौन सी स्टेट है? जब हम होल खुद को बना रहे हैं उसके बाद भी हमारे पास चॉइस होती है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू वी वांट टू लिव। तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि अभी भी हम इस गेम को, इस जो ये प्ले चल रहा है, जो लीला चल रही है, अभी भी हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक होल इंसान इसको भी एंजॉय कर सकता है। बट अगर कोई इंसान बोर हो चुका है कि आई हैव हैड इनफ, नहीं चाहिए मेरे को और मस्ती, कर लिया मैंने मस्ती, समझ लिया मैंने सब, तो देन दे गो अलोन। उन्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनको सेपरेशन ही नहीं दिख रहा होता किसी में और खुद में, तो उनको चाहिए ही नहीं कुछ।
वहाँ पर वांट भी ख़त्म है, नीड भी ख़त्म है, राइट। क्योंकि इतना तुम ऊपर जा चुके हो, हर चीज़ को ही तुम एक्सेप्ट कर चुके हो एज योर ओन, कि सब अपना ही है। क्या चीज़ चाहिए मेरे को? अगर कोई चीज़ चाहिए उसका मतलब ये है कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, बट मेरे अंदर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिकॉज आई एम दैट। तो ये चॉइस होती है एक पॉइंट के बाद, जब आप अवेयर हो जाते हो और आप इनफ टेस्ट कर लेते हो, तब कुछ बचता नहीं है। अगर आप एक मूवी एक बार देख लेते हो, 2 बार देख लेते हो, 20 बार 30 बार, एक पॉइंट के बाद आपकी फेवरेट मूवी भी आपको बोरिंग लगने लगती है। राइट। तो दैट्स व्हाट हैपन्स विद दीज अकॉम्प्लिश्ड योगीज, ओके। कि वो बोर हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हो गया हमारा, वो सेम ही जर्नी पे हैं, सेम लाइन पे हम चल रहे हैं, कोई बस पीछे है, कोई होल बन चुका है और कोई और आ गया कि होल बन गया मैं, लेकिन अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, गेम खत्म करनी है मेरे को। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, बट बिकॉज हम रिलेशनशिप्स और डार्कनेस की बात कर रहे हैं, तो अभी जो बैंगलोर वाला सीन हुआ, जो सुसाइड किया है बंदे ने, अतुल सुभाष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अपार्ट फ्रॉम द लॉ की बात हम कर सकते हैं, बट कुछ होगा नहीं उससे, मतलब आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, हम लोगों को अवेयर बना सकते हैं, बट आई पर्सनली फील वो बड़े बड़े लेवल पे होने की ज़रूरत है। तो लॉ के बारे में बात बाद में करेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट एज अ मैन, एज अ पर्सन, क्या वो सही है? फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स राइट नाउ एवरीबडी इज अपसेट, तो अगर मैं ये बोलूँगा भी तो लोगों को ये बात चुभेगी, बट अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जब भी आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आप फेस कर रहे हो, आपकी जो वाइफ है वो आपको प्यार नहीं करती है, उसकी जो नीड्स हैं आप उसको सेटिस्फाई करना भी नहीं चाहते हो बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न यू हैव, दिस इज़ ऑल्सो योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आपकी परसेप्शन की, आपने क्या इंटरप्रिटेशन का फिल्टर लगाया है इस प्रॉब्लम से, इस सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो अगर एक इंसान का ये फिल्टर है कि दिस इज़ माई ओनली सोल्यूशन, अगर हम ये भी नहीं बोल सकते कि लोगों ने उसको पुश कर दिया, बिकॉज लोग तो हमेशा तुम्हें पुश कर ही रहे होते हैं। तो एक पॉइंट के बाद अगर तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अपनी जान लेनी है, दैट्स ऑन योर ओन, दैट्स ऑन यू, दैट्स ऑन यू, चाहे वो सही है गलत है वो तुमने किया है। और जो भी दूसरे गलत हैं, लॉज गलत हैं, प्रीनप्चुअल हमारे पास अग्रीमेंट नहीं होता इंडिया में, उसको लीगल नहीं मानते हैं। और अगर ये भी लॉ होता है कि अगर एक लड़की को कुछ सुनने को मिलता है, चाहे कोई अब्यूज़ हो नॉर्मल, उसमें भी लड़का जो है वो जेल जा सकता है। अगर लड़का कुछ सुनता है नॉर्मल, कोई गाली जो मतलब हम हंसी मजाक में बोल देंगे, और आपस में कई बार कपल भी हंसी मजाक में बोल देंगे, वो चीज़ अगर तुम बोल दो ज़रा सी गुस्से वाली टोन में, तो इट विल बी लाइक कि लड़का नहीं बोल सकता, लड़की बोल सकती है, ये लॉ है। तो लॉज को तो चलो वो गलत है ही, बट उसके बाद तुम्हें एक पॉइंट के बाद ये समझ आता है कि हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस लोग देख रहे हैं। तो इट्स ऑन यू, स्पेशली एज अ मैन, जब तुम्हारा बच्चा है, जब तुम्हारे आसपास की पूरी सोसाइटी है जिसको तुम कंट्रीब्यूट करके उसको बेटर बना सकते हो, यू आर लाइक नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सप्रेशन, कि तुमने अपनी जो सारी पोटेंशियल थी उसको तुमने जेब में डाल दिया कि नहीं, मेरे बस की नहीं है इस सारी गुडनेस को बाहर लाना, तो जो मेरा बच्चा कुछ है उसको भी लेके मैं निकल जाता हूँ। इट्स अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड, विक्टिम माइंडसेट भी बोल सकते हैं इसको। ऑफ कोर्स ये बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स लोग ऑफेंड होंगे, ऑफ कोर्स नीचे गालियां मिलेंगी, बट दिस इज व्हाट इट इज। जब तुम 5 साल बाद इस पॉडकास्ट को वापस देखोगे, इस केस को समझोगे, तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, थिंग्स कुड बी बेटर अगर वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और वो नहीं, हजारों ऐसे, लाखों ऐसे लोग हैं, मर्द हैं, फीमेल्स हैं, जो कुछ ना कुछ चीज फेस कर रहे हैं, बट इट्स ऑन देम। हर एक का कर्म जो है वो उसके हाथ में है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में फंसा हुआ हो। स्टिल अगर वो एक काल कोठरी में भी बंद है, जेल में भी बंद है, स्टिल दे कैन चूज टू बिकम मोर अवेयर। इतना तुम्हारे पास अधिकार है, और इतनी पावर भी है, तो तुम अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट कर सकते हो कि मैं यहां जा रहा था, मेरे को दुनिया, मेरा कल्चर, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरा पति मेरे को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे थे, बट आई कैन जस्ट चूज टू मूव द अदर वे। ये चॉइस हर एक के पास होती है, बट क्या तुम एडमिट करने के लिए इतना ज्यादा हिम्मत रखते हो? ये हिम्मत की बात होती है। हमारे अंदर कंपैशन भी है ऐसे लोगों के लिए जो दर्द से गुजर रहे हैं, बट कंपैशन के बाद यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू टीच देम कि तुम कर सकते हो। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना भी जरूरी है। ये हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको याद दिलाएं कि यार तुम कर लोगे, गिव अप मत करो।
इतना कुछ लाइफ में मुश्किल नहीं आ गई है, मुश्किल हर कोई फेस कर रहा है. या गेट अप एंड डू समथिंग अबाउट योर लाइफ. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी उसके बारे में जो अभी रेज है, दैट रेज इज मोर अबाउट नॉट कि ठीक है वो पर्सन ही डाइड, फाइन, वो गलत हुआ. रेज वो है कि जो औरतों के अगेंस्ट रेज लोगों ने दबा के रखी हुई है, Yep. ऑपरेशन सप्रेशन जो भी वो दबा के रखी हुई है, कि लॉज खराब तो हैं बट लड़कियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं, या लड़कियों के अगेंस्ट जो एक वो उस वजह से बहुत ज़्यादा अभी रेज जो है वो उसका है. क्योंकि किसी भी आप उसके पोस्ट कमेंट को देख लो तो नीचे लोगों की गालियां ही हैं, और वो यही है कि लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, ये होता है वो होता है, जो कि सच नहीं है. हर टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, अच्छी लड़कियां होती हैं, बुरी लड़कियां होती हैं, हर अच्छा इंसान, अच्छा आदमी भी तो होता है, अच्छा बुरा आदमी भी तो होता है. और आदमियों के कितने ऐसे केसेस हैं जो अनएड्रेस्ड चले गए, रेप कर दिया, मैरिटल रेप कर दिया और जला दिया, ये कर दिया. ये भी तो, ये क्या है, ये भी तो वही है, उसने तो खुद की जान ली है. यहाँ तो इंसान आदमी औरतों की के साथ बुरा कर रहा है. तो दोनों टाइप के लोग होते हैं. मुझे लगता है कि वो एक तरफ का जो रेज है वो भी झूठा है, क्योंकि वो रेज वो बस वो सप्रेशन है अंदर से कि लड़कियां ऐसी होती हैं, और क्योंकि उस इंसान ने भी कभी अच्छी रिलेशनशिप में रहा नहीं, खुद पूरा हुआ नहीं, तो अब वो रेज वहां दिखा रहा है. एंगर इज यूजुअली अ कवर अप फॉर फियर. हम्म, जो लोगों के अंदर से ये रेज निकल के आती है, ये उनको एक्चुअल में उनकी इनसिक्योरिटीज और जो भी वो नहीं बोल पाए पहले, जो वो स्टैंड नहीं ले पाए, जो वो बता नहीं पाए कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, वो फिर ऐसे निकलती है बाहर इस तरह के गलत एक्सप्रेशन में. मतलब वो बाहर से सबको अच्छा लग रहा होगा इस पॉइंट पे, बिकॉज कल्चरल न्यूज़ है वो, अभी कल्चरल कुछ बड़ा मूवमेंट है, बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हेयर. या और ये भी डर है उनके अंदर कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए. हाँ. या बट फिर जब मैं ये मानता हूँ कि आपके अंदर पूरे, मतलब जैसे यू सेड कि काल कोठरी में बैठ के भी आप अपनी डेस्टिनी को वो कर सकते हो, मतलब यू कैन चूज. और मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि आपके अंदर जो वो जिस गॉड मोड की बात करी, जिस तत्व की हमने बात करी, कि वो है पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज इनसाइड ऑफ यू, द पार्ट ऑफ द लाइट दैट क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स इज इनसाइड ऑफ यू. अभी सुनने में बहुत अजीब लगता है बट है, ये सच है, और ये हर किसी में है. ऐसी ग्रेव सिचुएशन में क्या करेगा इंसान? ये गॉड वाली बात को हम और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए. मैं ये कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ. अगर मुझे ये पता है कि मैं उसी का अंश हूँ, मैं पता है कैसे उससे इंटरेक्ट करता हूँ, आई जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग. एक्सेप्ट एवरीथिंग मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एज मी मैं उसमें खुद को देखता हूँ, वो भी चीज़ होती है, बट आई जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये है एंड ये अच्छा है, जो भी है बढ़िया है. मतलब क्या ही, मतलब कुछ में कुछ फ्लॉ नहीं निकालना, क्या ही गलत है, क्या ही गलत है. हाँ. तो जब भी आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू अप्रिशिएट द आर्ट यू ऑल्सो गेट क्लोजर टू द आर्टिस्ट. जब आप कुछ अप्रिशिएट कर रहे हो कि यार ये टेबल कितनी अच्छी है, सोफा कितना अच्छा है, हर चीज़ कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं, वहाँ पर ईगो हट गई. जब ईगो हटी देयर इज नो सेपरेशन, एंड व्हेन यू पुट अ स्टेप फॉरवर्ड इट ऑल्सो पुट्स अ स्टेप अहेड. आप एक हाथ बढ़ाते हो, वहां से सामने से भी कुछ आता है. राइट. आप करके नहीं देख रहे हो, तभी आपको ये लग रहा है कि कुछ है ही नहीं. और यही जो गॉड शेप्ड होल है, जो सप्रेस्ड गॉड इंस्टिंक्ट है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि लोगों ने बात ही नहीं की है उससे जो है. तुम क्रिएशन का पार्ट होके, तुम खुद क्रिएशन होके ये बोल रहे हो कि नहीं, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो मैजिक, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस चीज को चला रहा है. ये बस साइंस की मतलब एक्सप्लेनेशन जो होती है, वहीं पर उनका दिमाग खत्म हो जाता है. बट व्हेन यू मूव बियॉन्ड इट, जब तुम थोड़े इरैशनल बनते हो, जब तुम हर्ट की सुनते हो, तब तुम टच में आने लगते हो उसके जो बस है. मैजिक शो वही देखने जाता है जिसको मैजिक पे भरोसा होता है. एग्जैक्टली. और उसी में तो मजा है. अब तुम एक्सप्लेन करने लगो कि मैजिक ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मे बी वैसे हुआ हो, बट ये जो मैजिक है इसको तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? इसको तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो साइंस से, आधा अधूरा तुम एक्सप्लेन कर देते हो और उससे खुश हो जाते हो, बट इट्स ऑल्सो अ बिलीफ. साइंस के पास पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है हर चीज़ के बारे में. तो अगर तुम एक्सपीरियंस करो तो तुम ज़्यादा क्लोज आ पाते हो रादर देन जस्ट इंटेलेक्चुअलाइजिंग. कार्ल यूंग का ही एक कोट है कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग इज अ कॉमन फियर ऑफ
डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि अगर मैं Yeah. डायरेक्टली चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता या फिर मेरे को डर लगता है तो मैं उसके बारे में बस नॉलेज गेन करूंगा, मैं बुक्स रीड करता रहूंगा, मैं बातें करूंगा, मैं उसके बारे में थ्योरीज बनाऊंगा, बिकॉज एक्चुअल चीज़ मुश्किल है, Yeah. वो इंटिमिडेटिंग है। भगवान से बात करना, उससे आंखें मिलाना बच्चे का खेल नहीं है। बिल्कुल तुम भी रो नहीं। दोगे जब तुम अपनी डार्कनेस फेस करोगे, जब तुम अपना बैग निकाल के आओगे ना कि सौरभ ने तो बोला था, सौरभ तो ऐसे इशारे कर रहा था छोटा छोटा, मेरा तो इतना बड़ा है बैग। तो लोगों की लाइफ में वो इतनी चीजें सप्रेस करके रिजेक्ट करके बैठे होते हैं कि फेस करना 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद बहुत मुश्किल होता है। बट तुम्हें फिर भी करना है बिकॉज वो तुम डिजर्व करते हो। जो उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में, जो तुम बनोगे एक इंसान, वो तुम डिजर्व करते हो। जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और लाइफ एनर्जी एक्सपैंड होगी, जो एनर्जी ब्लॉक्स तुम्हारे पूरे शरीर में लगे हुए थे, जब तुम एक एक करके पट्टा हटाओगे, इट विल फील वेरी गुड। वो होता है ब्लिस कि मैंने हर चीज को खोल दिया है, हर चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं टोटली, और फिर तुम लाइफ को टोटली एक्सपीरियंस करते हो। कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फॉर एग्जाम्पल, एंड यू कैन आस्क दिस टू मी ऑल्सो, ओके, इफ यू वर इन हिज शूज, जो अतुल के साथ हुआ, क्या करते? जो भी मेरी वाइफ मेरे साथ कर रही है और हमारे बीच में प्यार नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, जो हो गया हो गया, बट अगर हम पीछे जाके भी देखें तो मैं गलती को प्रिवेंट करता बाय बीइंग मोर कॉशियस। जैसे मैंने बताया कि पार्टनर को सिलेक्ट कैसे करना चाहिए। पार्टनर को अगर तुम सिलेक्ट कर रहे हो बाय इग्नोरिंग सम ऑफ द रेड फ्लैग्स, क्योंकि तुम्हें शादी करनी है जल्दी से जल्दी, और स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल, मेल के पास ज़्यादा आई थिंक अथॉरिटी होती है इंडिया जैसे देश में। लड़कियों को फिर भी आजकल कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है, ऑल्दो लड़कियों के पास भी ज़्यादा अथॉरिटी है उनके पहले पास से। चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। हाँ, हाँ, बट अगर हम इस चीज़ को हटा देंगे, ठीक है ये वाली चीज़ हो गई, तुम्हारे से गलती हो गई, गलत इंसान के साथ तुम हो, उसके बाद भी यू कैन जस्ट सी कि तुम इस शिटी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, बट यू कैन स्टिल सी, पूरे तुम जगह देखो कि इज देयर एनी ग्लिम्स ऑफ लाइट, कुछ है, कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो तुम, कुछ फिगर आउट कर सकते हो। क्या पैसों की कमी है? क्या क्या तुम जॉब कर सकते हो? क्या स्किल्स नहीं है? क्या तुम स्किल गेन कर सकते हो? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तुम खुद को निकाल तो पाओगे उससे। या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है अगर तुम उसको इस तरीके से देखते हो तो। चाहे पैसों की प्रॉब्लम है, चाहे बीवी की प्रॉब्लम है, वॉटएवर, लॉस तुम्हारे अगेंस्ट है, फिर भी तुम्हारे अंदर एटलीस्ट ये इररेशनल और स्टूपिड बिलीफ बोल लो, तुम्हारे अंदर ये ऐसा गलत बिलीफ होना चाहिए कि मैं फिर भी हर चीज से निकल जाऊंगा। जिस भी गड्ढे में मैं गिरूंगा, मैं उससे बाहर निकल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। ये बिलीफ एटलीस्ट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी तुम्हारी वो परसेप्शन उस तरीके से ट्यून्ड होगी जहां पर तुम देख पाओगे, वरना तुम आंख बंद करके ढूंढ रहे होगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर ये बायस है कि कहीं रोशनी है ही नहीं। ये बायस नहीं होनी चाहिए एक मेल के अंदर, और एक फीमेल के अंदर भी ये चीज, ये बिलीफ होना चाहिए कि आई एम केपेबल ऑफ फिगरिंग आउट थिंग्स। मैं केपेबल हूं अपनी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालने के लिए। अगर मैं खुद को इस तरीके से नहीं देख रहा हूं तो कौन मेरे को इस तरीके से देखेगा? मैं ही तो सबसे पहले अपना दोस्त बनूं। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि मैं कर लूंगा। कोई और अगर मेरे को नहीं बता रहा, फिर भी मैं अपने ऊपर हाथ रख के, खुद के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ कि तू कर लेगा सौरभ। और जितने भी बड़े रिवोल्यूशंस हुए हैं वो ऐसे ही तो हुए हैं। एग्जैक्टली। जो औरतें थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन देखा, बहुत प्रॉब्लम्स देखी इंडिया में भी, उन्होंने लड़के वो लॉ बदलवा दिए। ऐसे लड़के, ऐसे लोग रह चुके हैं। भगत सिंह बदलवाया ना लॉ, कितनी मार खाई। कितने कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे हमारे पास जिन्होंने जितने पिटे हैं हमारे ना, जिन्होंने, जिनकी वजह से आज। और लोगों को ये खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत है, इफ यू आर इन द शूज ऑफ भगत सिंह और तुम्हारे अंदर से ये कॉन्शियस तुम्हारी बोलती कि दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट, और कोई ना कोई खड़ा होए, तुम्हारे अंदर से ये आ चुकी है आवाज, दैट्स योर इंस्टिंक्ट, दैट्स योर कि तू खड़ा हो, तुम्हारी ये बोल रही है कि आ जा कुछ कर। अगर तुमने उसको सप्रेस किया है, हिस्ट्री कुछ और होती। तुम समझो, ये जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स इतने बड़े आए हैं, ये तभी आए हैं जब लोगों ने अपनी कॉन्शियंस को फॉलो किया है। जो उनकी अच्छी एक दिमाग में उनके ख्याल आया कि गॉड ये बोल रहा है, तुमने खुद से पूछा व्हाट इज द नीड, दिमाग ने बता दिया है या फिर इंस्टिंक्ट ने बता दिया है, नाउ डू इट। अब उसको क्वेश्चन करने की, उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की, प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने की कि क्या डेंजर है, क्या रिस्क है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा तुम कैलकुलेट करोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, बट जितना ज़्यादा तुम खुद को फंसाओगे इंटेलेक्चुअलाइज करने में, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आंसर्स होंगे कि तुम्हें वो चीज़ क्यों नहीं करनी। बिकॉज इट्स नॉट रैशनल टू रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी। ओके, इट्स नॉट रैशनल, बट समटाइम्स इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। वो चीज़ कई बार करना ज़रूरी होता है। राइट।
यू डोंट नीड टू फॉलो स्टूपिड रूल्स। ये तुम्हारे अंदर दिमाग में होना चाहिए। अगर तुम अपनी डार्कनेस को बाहर निकालना चाहते हो, अगर तुम पावर को अपनी पूरी तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, नेवर फॉलो स्टूपिड रूल्स। कोई भी, चाहे अपने ऑफिस में तुम कोई रूल ऐसा देख रहे हो, मम्मी पापा ने कुछ भी बोला है, नो, क्वेश्चन एवरीथिंग, ओपन योर आइज, बी अवेयर। ऐसी एक बार इसको सेपरेटली एड्रेस कर सकते हैं कि ऐसी रिलेशनशिप में मैं जाऊं, मैं अपने आप को रोकूं कैसे जाने से ऐसी रिलेशनशिप्स में जो आगे जाके ऐसी बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी डेस्परेट। इफ़ यू आर डेस्परेट, जो भी तुम्हारे हाथ में आएगा तुम्हें लगेगा कि यही मेरा है और कुछ नहीं है। राइट। कैसे तुम डेस्परेट नहीं होगे? देखो कि तुम्हारे पैटर्न्स क्या हैं। पास्ट रिलेशनशिप्स में देखो क्या क्या गलतियां की हैं, कौन सा सेम टाइप का इंसान तुम बार बार अपने पास ला रहे हो। बिकॉज अगर तुम सेम टाइप का इंसान लाते 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 3-4 बार तुमने ब्रेकअप किया, लेकिन 5वीं बार तुम बोल रहे हो कि यार शादी कर रहा हूँ, पैटर्न अभी भी नहीं तुमने बदला है, और जिस वजह से पहले ब्रेकअप हुआ था उसी वजह से रिलेशनशिप में, आपकी मैरिजेस में भी प्रॉब्लम आएंगी। ओके। फर्स्ट, हील योर सेल्फ। जब तुम हील करते हो खुद को, यू बिकम होल एंड यू स्टार्ट सीइंग रियलिटी एज इट इज। तुम्हारे पास कंडीशनिंग नहीं होती। अगर तुम अपनी कंडीशनिंग को हटा रहे हो तो तुम देख पा रहे हो कि सामने है कौन और इसको मेरे से चाहिए क्या। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अगर मैं खुद को समझ पाऊँ कि अच्छा, मैं बार बार लोगों को खुद से दूर कर रहा हूँ, मैं बार बार क्लिंगी बन जाता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व कि तुम्हारा पैटर्न है क्या, और उसको फिर साइड रख के देखो कि सामने वाला मेरे को ऑफर क्या कर रहा है, मैं क्यों बार बार क्लिंगी हो रहा हूँ। तो जजमेंट आ जाती है ना बीच में। एग्जैक्टली, इस इंसान में ऐसा है क्या। जजमेंट आ भी रही है तो जस्ट बी अवेयर कि हाँ देखो यार, मैं खुद को रोक रहा हूँ, फिर से सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। करेज लाओ, शुरू में बहुत मुश्किल होगी, बट दिस इज हाउ यू स्लोली ट्रांजिशन इनटू अ डिफरेंट टाइमलाइन। ऐसे आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करते हो, और ऐसे आप अपने आप को रोकते हो बाय चेंजिंग व्हाट यू आर चूजिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यू सेड कि ऐसे टाइम पे जितना भी अंधेरा हो, मैं खुद को बोलूँ कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे ही टाइम पे काम आता है जब आपको पता होता है कि कोई तो है जो बचा लेगा तुम्हें। ट्रू। क्योंकि अभी मैंने कहीं सुना था और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़े हो। अगर मैं यही मान लूँ कि बचा लेगा वो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो तो बचा ही लेगा, तो पता है कि हाँ ठीक है, गिर रहा हूँ पर नीचे से पकड़ेगा भी वही। अगर उसने धकेला है तो पकड़ेगा भी वही नीचे से। तो जब ये होता है तो आई थिंक बड़ा आसान हो जाता है बहुत जगह पे हिम्मत ढूंढना। और आजकल मैं, जो मेरे साथ, जो जैसे मैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं या ब्रेथ वर्क पे मेरे आते हैं या जो भी बताते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग ना उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, या एक डिसबिलीफ भी आ रहा है। वो उनको तब समझ में आता है जब कुछ बहुत ही एकदम उनकी ज़िंदगी में लग जाते हैं, फिर वो जाते हैं किसी गुरु के पास, किसी आश्रम में, फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा हाँ चलो है भाई। बट ये कैसे मिस कर रहे हो कि ये क्या है ये बॉटल में तो है पर ये है क्या। लोग छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करते हैं। हाँ, जैसे हम रिलेशनशिप की भी बात कर रहे थे, चाहे आप रिलेशनशिप एक इंसान से बिल्ड करना चाहते हो या फिर आप भगवान को टेस्ट करना चाहते हो, कितनी मतलब ईगो वाली चीज़ है, बट अगर आप देखना चाहते हो कि है या नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से देखो आप। जैसे अगर आप एक रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को टेस्ट करना चाहते हो कि ये जो बोल रहा है वो वैसा है कि नहीं है, ये मत देखो कि अगर ये बोल रहा है कि मेरे से शादी करेगा तो ये 5 साल बाद कहाँ होगा। ना 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 ना, पे अटेंशन टू वेरी स्मॉल थिंग्स। इस बंदे ने बोला ये 15 मिनट बाद कॉल करेगा, कहाँ है अब ये तो भूल ही गया। इसने बोला ये करेगा, वो करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ें, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वही बताती हैं, वो स्टेप्स है ना वहाँ तक पहुँचने के। तो गॉड को भी जब आप समझना चाहते हो, स्टार्ट वेरी लो, स्टार्ट वेरी लो। डोंट जस्ट से कि अगर आप हो तो मेरे को करोड़पति बना दो। नहीं, यू स्टार्ट विद मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, जस्ट गिव मी द करेज टू डू टुडेज टास्क, जो भी मेरे को मुश्किल लग रहा है। स्टार्ट हेयर। मेरा जिम जाने का मन नहीं है, या फिर किताब खोलने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, ऑफिस जाने का मन नहीं है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ऑफिस में, व्हाटएवर जो भी है, यू जस्ट आस्क फॉर करेज, समथिंग वेरी स्मॉल, यू आस्क, एंड वहां से रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करो। सीधे ही जाते आप रिलेशनशिप में मांग नहीं सकते हो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है।
या आपने अभी कुछ बिलीफ नहीं दिया, आपने प्यार नहीं दिया, आपने माना भी नहीं है कि कुछ है। तो फेथ अगर आप छोटा सा भी रखते हो कि मुझे पता है मैं आज कर लूंगा बिकॉज मेरे साथ वो है, तो यहाँ से चीज शुरू हो जाती है, यहाँ से एक दोस्ती शुरू हो जाती है तुम्हारे और उसके बीच। तो ये वाली जो चीज मैं कह रहा हूँ कि हर चीज को एक्सेप्ट करना, दिस इज वेरी लिटिल एंड वेरी इजी, बट मेरे को ही पता है कि इससे होता क्या है मेरे अंदर। यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि क्या होता है हमारे साथ चीजें। ये वैसा ही फील होता है कि जब मैं ये बोलता हूँ कि ये सब कुछ मेरा ही पार्ट है, सब कुछ एक ही है, मतलब तो फिर आप उसी में चले गए ना। बट इट्स नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, वो बस यहाँ पर लिमिटेड नहीं होता, वो सर से लेके पैर तक आपको कुछ फील होता है, आपका एक्सपीरियंस कुछ चेंज होता है, आपका एक्सपीरियंस वो बनने लगता है एज इफ यू आर एक्चुअली वन। वो फील कैसा होता है आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, मतलब आप समझ नहीं पाओगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर सिर्फ सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, सोचने से नहीं समझ आएगा, सोचने पे वननेस ये नॉन डुअलिटी यही चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट्स ही रहेंगे। इंटेलेक्चुअलाइज ही करते रहो, इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, समझो और फिर कुछ करो। और उसके लिए वो पेन से जाना पड़ता है, वो तो है ही कि वो है ना, क्या सेइंग है कि जन्नत भी देखनी है तो मरना पड़ता है। वही वाला हिसाब है कि उस पेन के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा अगर आपको वो उस पे जाना है। तो कि मेरे को ये स्टेट चाहिए या मुझे इस टाइप का, जैसे यू सेड अभी करोड़पति वाली बात कि भगवान को ऐसे टेस्ट मत करो कि मेरे को करोड़पति बना दे। तो ओम स्वामी जी बोलते हैं कि अगर 1-2 करोड़ ही चाहिए तो भगवान को क्यों परेशान करना है उसके। हाँ, वही तो। मतलब जिसने पूरा यूनिवर्स, उसके पास कोई कमी है क्या? मतलब तुम उसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो इतनी छोटी छोटी चीजें मांग के? कि तुम अभी एक वो हुई थी लक्ष्मी साधना लास्ट मंथ, तो तब उन्होंने एक वन ऑफ द डिस्कोर्सेज में बोला था कि तुम लक्ष्मी से कनेक्ट कर रहे हो, लक्ष्मी महालक्ष्मी से कनेक्ट हो रहे हो, और वो प्राइमोर्डियल सोर्स है पूरे वर्ल्ड की क्रिएशन के एग्जिस्टेंस का, जिसके सिर्फ एग्जिस्ट होने से ही सब कुछ हो जाता है, जिसके सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जाता है। उसको क्यों परेशान कर रहे हो? 1-2 करोड़ मांग रहे हो, मतलब इतना सा क्यों मांग रहे हो? इमेजिन अगर मुकेश अंबानी से उसके बच्चे बोलें कि पापा 100 रुपए मिलेंगे। सेम थिंग, मतलब जिसके पास इतना है और जिसके तुम बच्चे हो, उसके आगे तुम शर्माओ मत ये सब छोटी मोटी चीजें मांग के। तुम उससे बस प्यार करो, तुम उससे रिलेशनशिप अच्छा रखो और सारी चीज ही तुम्हारी है। वही होता है ना कि जो जब तो सौरभ हिमांशु तुम क्यों करोड़पति नहीं हो? तुम्हारे करोड़ कहाँ हैं? तुम्हारी लैम्बो कहाँ है? आ रही है भाई, स्लोली रुक जाओ, रिलैक्स। और जब वो आ भी जाएगी तो हमें पता है कि इससे आनी ही है वो तो, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा एक इंसान है, जैसे हम हैं, वी आर होल, तो लैम्बो है नहीं है, वी विल बी द सेम, एक ही बात है। मैं तो ये बोलता हूँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या ही है ये। बट वही वाली बात है कि फिर से ओम स्वामी जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी ये बोलते हैं कि जो ये बोल रहा है कि मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या ही रखा है इसमें, वो तब बोलो जब वो ले लो। exactly. या तब वो जब वो तुम्हारे पास आ जाए कि चलो ठीक है, तुमने एटलीस्ट ये मत करो कि सब कुछ ही लेके फिर बोलो, क्योंकि तो टाइम भी तो जा रहा है। बट जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि क्या ही रखा है पैसे में, तो एक आध घर खरीद लो, कहीं पे दान दे दो बहुत सारा, एक आध लग्जरी गाड़ी खरीद लो, कुछ बना लो, फिर बोलो क्या ही रखा है इसमें। क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता है कि क्या ही रखा है इसमें, कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक बार आप सोचते हो कि हाँ यार ये होता तो, ये होता तो, ये होता तो। और मज़े की बात ये होती है कि जब आप खुद को पहचानने लगते हो या गॉड वाले रास्ते पे जाने लगते हो, मतलब पूजा वूजा नहीं, बट आप ये मतलब जब आप खुद के टच में आने लगते हो, वही गॉड मोड, तो आपको वो गॉड मोड या वो जो तत्व है वो ये बता देता है कि कुछ नहीं रखा वहाँ पे, कुछ नहीं है उधर। मतलब पता होता है कि हाँ ठीक है, ये और वो एक ही बात है। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि फील वैसे ही होने वाला है। इन दी एंड फरारी में बैठ के भी अगर मैं अधूरा हूँ तो मैं फरारी में बैठ के भी दुखी ही रह सकता हूँ, बट फिर भी आपको करके देखना चाहिए। करना तो सब कुछ है, करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मतलब क्योंकि इन दी एंड वो तो इंसान ही ना, वो एक वो रह जाता है कि क्या पता आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए और वहाँ जब आपको रियलाइज हुआ कि यार कहीं मैं हार तो नहीं गया, कहीं मैं भाग के तो नहीं आ गया। हाँ, तो वो चीज़ आई थिंक एक बार सबको टेस्ट करनी चाहिए कि ठीक है करके तो देखते हैं क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये तो बात हो गई पैसों की और उन सब की। बट जहाँ पे बात वही रिलेशनशिप की आ जाती है, जहाँ पे किसी और की बात आ जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पे आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा
सोच समझ के ये करना चाहिए कि मतलब मैं इसको अपनी लाइफ में लूँ या ना लूँ, रखूँ या ना रखूँ। और उसके लिए आई थिंक वही है कि आप डेस्परेट नहीं हो सकते यार। अगर आप डेस्परेट हो गए तो फिर तो वो जगह कोई भी भर और देगा। इसके लिए भी कितनी करेज चाहिए आज की जनरेशन को कि टिंडर पे नहीं मिलेगा, बम्बल पे नहीं मिलेगा, सब हटा दूं मैं। हाँ भाई हटा दो, नहीं मिल रहा तुम्हें वहाँ पे लाइफ पार्टनर। और जो वहाँ पर आपस में कपल मिले हैं जो शादी में बहुत खुश हैं, कईयों का हो गया है ठीक है, हाँ, उनका पता होता है कि तुम्हें हाँ। यार ये तो मस्ती के लिए मिले थे और वो चले गए, बट जो खुश हैं उनका रास्ता वहीं से निकल गया। दैट वॉज द लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर देम कि दोनों वहाँ पर मौजूद है, वो कहीं और पर भी मिल सकते थे। अगर वो वहाँ पे नहीं होता तो वो कहीं और होता है। जिनको मिलना है वो मिल जाएंगे, अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी पर हो। यहाँ नहीं तो वहाँ, बस ये वाली बात है। अभी नहीं तो फिर कभी, कभी नहीं वाली बात नहीं होती। अगर तुम रेडी हो, तुम होल हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाएगा, मिल जाएगा वो बंदा। होल इंसान को होल ही मिलेगा, अधूरे को अधूरा ही मिलेगा। वही बात है, जैसे अटैचमेंट स्टाइल्स भी होते हैं कि जो इनसिक्योर है, जो हमेशा खुद खोखला फील करता है, जो क्लिंगी है या फिर जो अवॉइडेंट है, उसको भी आपको पता है कि अपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगी। एक इंसान मांग रहा है कि मुझे चाहिए तू, मुझे चाहिए तू, और दूसरा इंसान बोल रहा है कि नहीं थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर रहो। तो जब भी ये वाला मिसमैच होता है, फ्रिक्शन हमेशा रहती है। तो सेम पेज पर होना ज़रूरी होता है लोगों को। बट फिर अगेन अगर ऐसा कोई पार्टनर स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगा कि हाँ चलो बढ़िया है, फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि नहीं यार ये तो मुसीबत हो गया अब, और तब तक आपने शादी कर ली, फिर अब हर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, ठीक है। अब या तो तुम देखो, सबसे पहले तुम शादी को तोड़ने पे तो नहीं जाओगे, कि तुम इतना बड़ा स्टेप लेके तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ठीक है अब मेरे को कुछ और करना है। तो तुम फिक्स करने की कोशिश करोगे, तुम फिगर आउट करोगे कि दूसरे इंसान का नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, और एक स्टेप तू ला, एक स्टेप मैं लाता हूँ, और तुम देखो कि दूसरा इंसान चेंज होने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए तैयार है भी सही। अगर वो तैयार है तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। फिर तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम कितना ज़्यादा दूर हो, बिकॉज यूजुअली ये नहीं होता कि तुम बहुत ज़्यादा दूर हो तब तुमने शादी किया, वो तभी होता जब तुम आंखें बंद करके शादी कर रहे थे। अगर तुमने आंखें खोल के किया और फिर तुम्हें लग रहा है कि कोई गलती है, तो वो गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो हो जाएगी सॉल्व। राइट, क्योंकि तुमने कुछ छोटी मोटी चीज़ मिस कर दी होगी जिसके ऊपर बार बार लड़ाई हो रही है, और वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें तुम ठीक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स तो हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब था रिलेशनशिप में भी, और फिर उन्होंने ठीक कर लिया। क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ है तो इंसान ही ना, कि वो भी तो सुन ही लेगा, ये भी तो सुन ही लेगा। अब हम वो बोलते हैं जो लोगों को सुनना है। और डू यू थिंक कि मैन की लॉज में क्या चेंज होना चाहिए? प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्या होना चाहिए उसमें? इट्स नॉट लीगल, मतलब अगर आप वहाँ पे जाओगे कि हाँ हमने कुछ साइन भी किया है, वो एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों? दैट्स द लॉ। बस यही है, मतलब ये है ही नहीं। आप कर भी लो पूरा प्रोविजन, वहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मली नहीं है आपके पास कि अगर आप एक पूरा बनवा लेते हो कस्टम जहाँ पर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, पूरा आपके पास वो डॉक्यूमेंट है लीगल। अग्री मतलब मैरिज सर्टिफिकेट में तो होता है ना कि मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट इज डिफरेंट, बट बाद में किस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा जब लोग अलग होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पैसों को किस तरीके से हैंडल करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है लीगली। राइट। तो प्रीनप जो है, मतलब बाहर की कंट्रीज में वो है, बट इंडिया में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। बिकॉज मेल्स के अंदर आजकल ये आ गया है कि अगर मैं इतना पैसा कमा भी रहा हूँ, इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ, ऑल्दो ये एक एक्सक्यूज़ भी होता है आजकल जिसको लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज वो पहले ही कुछ नहीं कमा रहे हैं। बट अगर कोई कमा भी रहा है और अगर वो ये बोल रहा है तो वो सही है। सही वो बात है। डिमोटिवेट होगा कि भाई अगर मेरा 50% पैसा जा सकता है, या फिर मेरे को इतना ज़्यादा एलिमनी में देना पड़ेगा, चाइल्ड सपोर्ट में देना पड़ेगा, मैं खुद, अगर हम अलग हो रहे हैं, मैं खुद अपनी मर्जी से जो दूं बच्चे को करने के लिए, वो अलग चीज़ है। बट ये चीज़ कि कोर्ट मेरे को बोल सकता है कि मैं अपनी इतनी संपत्ति इस औरत को दे दूं जिससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दिस इज नॉट राइट। मतलब एक तो ये हो गया कि जैसे मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने शादी करने के बाद स्पिरिचुअल पाथ लिया और फिर उन्होंने डाइवोर्स लिया, अपनी मर्जी से लिया कि ठीक है अब मेरे को डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहा हूँ, तो अब मैं जो दे रहा हूँ अपनी मर्जी से दे रहा हूँ कि भाई मेरा वो बनता है यार कि मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, ऑब्वियसली, तो मैं दूंगा पैसे। एक तो एक अलग चीज़ हो गई। दूसरा हो गया कि भाई सामने वाला एक्सटॉर्ट ही करे पड़ा है। हाँ, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि पहले से ही हम डिसाइड कर लें कि भाई देखो ये मैरिज ऐसे है, मैं ऐसा इंसान हूँ, अभी मैं ऐसा इंसान हूँ, अभी तुम ऐसे इंसान हो। अभी हम इन आर होल सेंसेस वी आर डिसाइडिंग
कि इन केस अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो ऐसा होगा। और ये फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज या अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो और उसके लिए भी हाँ बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि हम्म, ये रिटर्न में हम दोनों आदमी का भी है। कम हरामी थोड़ी हैं, ऐसा हाँ, तो नहीं। हाँ मतलब लीगली ये चीज़ हम्म, अगर एप्लीकेबल है तो हम्म, इतना मेरे को मिलना चाहिए, या तो फिर उसके लिए भी बहुत ईजी होता है प्रोसेस। और क्या हो सकता है? और मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बायसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब छोटी छोटी क्या मतलब, वो बड़ी बड़ी हैं। हाँ जैसे एक ये हो गया कि हरेस करने वाली चीज़ मेल्स के लिए अकाउंट नहीं होती, रेप वाली चीज़ भी मेल्स के लिए अकाउंट नहीं होती, पता है? या कि अगर ऐसा कुछ होता है जो आपकी विल में नहीं था, जो आप नहीं चाहते थे, वो आपके साथ कुछ हुआ है, वहाँ पर फीमेल्स के लिए काउंट करा जाएगा एज अ रेप, मेल्स के लिए कुछ है ही नहीं। तो अतुल वाले केस में जैसे हमने बात की, तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि मेरा मन नहीं करता था किसी भी तरह का इंटीमेसी इनिशिएट करने का, एंड जब भी वो करती थी मैं उसको हटा देता था। बट ये चीज़ को भी कल्चर में गलत देखा जाएगा Yeah. मेल के पार्ट में, कि क्यों Right. तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, या फिर तुम्हारे अंदर कोई कमी है, वाई तुम क्यों नहीं अट्रैक्टेड हो। ये बहुत ही वियर्ड सी बात है, बट जब हम ये बोलते हैं कि आदमी का मन नहीं करता तो कोई मानता ही नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये नहीं लेकिन वही बोलता है ना जिनको हाँ कुछ मिलता नहीं है। हाँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी कर लो, आदमी को तो मज़ा ही आएगा, वो एक है। ये बहुत गलत है, मतलब जो जो भी कॉन्शियसली ये करता है उसको पता है कि ऐसा नहीं होता। बट और कॉन्शियसली कितने ही लोग करते हैं, बहुत कम लोग। और जो लॉ मेकर्स हैं उनको ये चीज़ कैसे और कब समझ आएगी। सबसे डार्क बात तो ये थी कि वो जो सीन, जो पूरी कॉन्वर्सेशंस हैं, कि वो लॉ मेकर्स ही उस पर हंस रहे हैं कि तू सुसाइड कब करेगा, एग्जैक्टली। तो पिछली बार भी आया था, तो अभी तक सुसाइड नहीं किया। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क, और सबसे आई थिंक सबसे चिलिंग उसमें वही थी कि वो लॉ मेकर जो जो जज है या जो भी उसको हैंडल कर रहा है, वो ही उसको बोल रहा है कि तू तो बोल रहा था मर जाएगा पर मरा नहीं। इट्स ऑलवेज द गवर्नमेंट वर्सेस कल्चर, जब ऐसी चीज़ होती है और कल्चर धीरे धीरे जब हावी हो रहा है लॉज के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, तो इवेंचुअली ये चीज़ चेंज होगी। अब कब होंगी ये नहीं बता नोबडी सकते। नोज। अब और ऐसे केसेस लगेंगे या फिर बस लोगों की, हम जैसे लोगों की आवाज़ लगेगी, कुछ कह नहीं सकते। बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। टुवर्ड्स द एंड करते हैं, उन लोगों को क्या बोल सकते हैं, उन लड़कों को क्या बोल सकते हैं जो इसमें बहुत हेट निकाल रहे हैं लड़कियों के लिए अभी भी? अगर हम ऐसी सिचुएशन को यूज़ कर रहे हैं लड़ाई के लिए, टू गेन समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, तो उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, वी आर लॉस्ट। और ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिकली सोचो आपके घर में कुछ हुआ है, घर में किसी की डेथ हुई है, अभी आप ये सोच रहे हो ना कि वो दूसरा है, हाँ सोचो आपके घर में कोई मरा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइम टू स्प्रेड पीस, टू बी मोर कंपैशनेट, यू आर फाइटिंग विद, अपने रिलेटिव्स के साथ आप फाइट कर रहे हो, अपने किसी पार्टनर के साथ फाइट कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वीक स्पाइन, यू आर स्पाइनलेस। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, यू आर मेकिंग पीपल अवेयर कि ये वाले लॉज होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो वाली चीज़ क्लियर है कि सब अग्री कर रहे हैं कि ये वाले लॉज होने चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंड सेट, व्हेन वी टॉक अबाउट हैंडलिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वहाँ पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैं अपने आसपास लोगों में देखूँ कि कौन ऐसा इंसान दिख रहा है मेरे को जो इस टाइप की मेरे को वाइब देता है, राइट, जो उस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो तुम खुद हो, क्या तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारे पापा है, हुज दैट? कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा, कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा, एंड वॉट यू हैव टू डू इज बी दैट शोल्डर। सबसे पहले तुम्हें इतना केपेबल बनना है, या तो तुम खुद को, अगर तुम खुद वो इंसान हो जिसके पास कोई भी नहीं है, देन यू कंफर्ट योर सेल्फ कि हो जाएगा। अगर कोई दूसरे को चाहिए, बी प्रेजेंट फॉर दैट पर्सन जिसको भी वो ज़रूरत है। आई एम श्योर अगर अतुल के केस में उनका कोई अच्छा ऐसा फ्रेंड होता जिसमें अवेयरनेस होती, जिसमें कॉन्शियसनेस हाई होती, जो समझ के बैठा होता ये चीज़ें, सिचुएशन डिफरेंट होती। उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती कि मैं सोच रहा हूँ सुसाइड के बारे में, दूसरे दोस्त को पता होता कि भाई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में तू। तो ऐसे आपस में आपको दोस्त चाहिए जो आपको रिमाइंड कराएं कि भाई क्या क्या कर रहा है तू, मुझे पता है कि तू खुश नहीं है, स्टॉप प्रिटेंडिंग। और मैं उनको बताऊं कि तुम ऐसे बेटर बन सकते हो। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि वी हैव टू कॉल ईच अदर्स बुलशिट आउट। हमें एक दूसरे को एनकरेज करने की भी ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर गलत हो, बट ये चीज़ तुम्हारे में अच्छी है, तुम भूल क्यों रहे हो। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे को वो चीज़ दोगे जो उसको चाहिए। और कई बार आप खुद को वो दोगे कि अभी मैं होपलेस हूँ, तो अभी
खुद को मैं कंफर्ट दिलाऊं, मैं फेथ रखूं कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। Yeah. ये कंफर्ट नहीं देते हैं लड़के एक दूसरे को, ये मिसिंग है, क्योंकि बात ही नहीं हो रही ना। मैं आपके आगे एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज़ चल रही है। Yeah. कहाँ से दूसरा बंदा कंफर्ट करेगा? दो साइडेड प्रॉब्लम है ये। ना बंदा एक्सप्रेस कर रहा है, और अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो सामने से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिकॉज उसको भी नहीं पता कि इस प्रॉब्लम को कैसे उसके हैंडल पास करना है। भी वहां से नहीं वो है। हंस देगा। हाँ, उसके पास भी स्पेस वो नहीं चाहिए ना, उतनी करेज लड़की है क्या भाई, जनानी है क्या? ये वाली चीज़ आदमी हो। ऐसा ही है, ये मैं मैं एक्सपोज छेड़ने कर के रहा लिए हूँ, ये बोलता हूँ, आदमी ऐसा ही है। मैं छेड़ने के लिए बोलता या हूँ। ऑफ कोर्स आई नो। बट अगर तुम किसी को डाउन ट्रॉड कर रहे हो इन अ हाँ, डाउन हाँ। ट्रॉडिंग वे, अगर तुम तब बोल रहे हो वो गलत है, गलत बात है। बिकॉज तुम ऊपर नहीं उठा रहे हो। मैं तो जब आपको जनानी बोलता हूँ, मैं ऊपर उठाता हूँ, मैं कहता हूँ बी ब्रेव, बी मैं तो करेजियस। उसको भी बोलता हूँ कि ये मेरी फेमिनिन एनर्जी है भाई। मेरे से तो बहस ही नहीं कर सकता कोई। बचाओ मुझे कोई। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वी स्टार्टेड विद मेल फ्रेंडशिप्स, कि भाई मेल फ्रेंडशिप्स बहुत ज़रूरी हैं आपके अराउंड, कि आपके दोस्त, आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है। लड़की ढूंढने से पहले लड़का ढूंढो। रॉन्ग टैगलाइन। गलत है, मतलब लड़की ढूंढने से पहले, मैं रिफ्रेस करता हूँ, लड़की ढूंढने से पहले खुद अपना को होल बनाओ और और अपने जैसे एक दोस्त ढूंढो। हाँ, वुल्फ बी पैक अ टाइप कुछ होना पिलर, चाहिए। या बी अ पिलर इन योर एज वेल एज अदर पीपल्स लाइव्स। और अगर तुम वो पिलर नहीं हो, सबसे पहले ढूंढो कि आसपास कोई पिलर है। अगर हर कोई स्पाइनस है तो कर क्या रहे हो कर अपनी क्या लाइफ रहे? में? सबसे खुद को दूर करो और खुद को डेवलप करो। फिर खुद के अंदर वो पावर लाओ कि तुम केपेबल बन पाओ या ऑफ बीइंग समवन जो ऐसे टाइम पर सबको सपोर्ट कर सके। क्योंकि डार्कनेस तो भाई डार्कनेस वरना खा जाएगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा है, उसी बैग में तुम खुद घुस जाओगे एक दिन। बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। चलो जी, थैंक यू सर। मिलते हैं फिर चौथे एपिसोड में। टू मेल फ्रेंडशिप्स, चौथा नहीं, आपका पहला। मेरा ओ यस यस, soon top secret now। या ओके सर, सी यू सून। see you soon। सीख लो कुछ, एंड मेल फ्रेंडशिप्स की ज़रूरत को समझो, मेल कम्युनिटी की ज़रूरत को समझो, एंड लड़कों के पास जाओ। हाँ लड़कियों को भूल जाओ। हाँ, बी द चेंज मेकर, या तो चेंज मेकर बन जाओ, या फिर मतलब कुछ करो उसके बारे में, ऐसे अरे खाली मत बैठो, डू समथिंग, डेवलप योरसेल्फ। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।